हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम डेविल की एंजल। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। आप सुन चुके हैं 110 चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 111 वाइल्डली किस। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। एकांश जैसे ही विवान का नाम सुनता है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में जाकर उसके फेस को पकड़ लेता है। वो गुस्से में दांत पिसते हुए बोलती है, क्या कहा तुमने? उस विवान का नाम अपनी जबान से मत लो, समझी? तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम किसी और का नाम लो। क्वोट। प्रिशा को दर्द हो रहा था। वो तो कब से रोना चाहती थी लेकिन फिर भी वो खुद को मजबूत दिखाना चाहती थी। प्रिशा दर्द भरी आवाज में कहती है, मिस्टर एकांश आप दूर हटिए। मैं विवान का नाम क्यों नहीं लूंगी? वो मेरा पति है। आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्वोट। एकांश देखता है कि प्रिशा रो रही है लेकिन फिर भी वो उसे नहीं छोड़ता। उसे तो बस अपने गुस्से के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। एकांश देखता है कि प्रिशा का गुस्से के कारण पूरा नाक लाल हो चुका था। ये देखकर एकांश हल्का सा मुस्कुरा देता है लेकिन फिर उसे याद आता है कि सामने कौन है। एकांश गुस्से से कहती है, अगर तुमने उस विवान का नाम एक बार भी लिया ना तो मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करूंगा। क्वोट। प्रिशा अच्छे से एकांश का जुनून या यूं कहे पागलपन को महसूस कर पा रही थी। ये एकांश पहले वाले एकांश से भी खतरनाक था। फिर भी प्रिशा खुद को स्ट्रांग दिखाते हुए कहती है, मैं बोलूंगी तो क्या कर लेंगे आप? ये सुनकर ही एकांश जो खुद को कब से कंट्रोल कर रहा था वो प्रिशा के सर को पीछे से पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। प्रिशा तो हैरान भरी नजरों से उसे देखने लगती है। जब वह सेंस में आती है तो उसे पीछे धकेलने लगती है लेकिन एकांश जो खुद अभी सेंस में नहीं था वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। एकांश प्रिशा को बहुत वाइल्डली किस कर रहा था। उसके किस में गुस्सा, दर्द, फ्रस्ट्रेशन, जेलियसी, नफरत सब था। प्रिशा जैसे तैसे करके खुद को संभालती है और उसे पीछे धक्का देती है। वो बस रोए जा रही थी। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाती है। एकांश वही दरवाजे से सटकर बैठ जाता है और खुद में ही हंसने लगता है। एकांश हंसते हुए कहता है, प्रिशा इतना बड़ा झूठ, वो भी मेरे से? तुम अपने ही पति को छोड़कर किसी और के साथ जाकर कैसे रह सकती हो? तुमने तो मेरे साथ जिंदगी भर साथ रहने का फैसला किया था। प्रिशा तुम पर किसी का हक नहीं है। तुमसे नफरत भी करने का मेरा हक है। अब तुम वो एकांश को देखोगी जिसे तुम देखना पसंद नहीं करती थी। क्वोट। ये कहते कहते नशे में वही लेट जाता है। प्रिशा वहां से निकलकर बाहर आ जाती है। वो खुद को नॉर्मल करके नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करने लगती है। आयुष जब प्रिशा को बाहर देखता है तो वो अंदर चला जाता है। आयुष सीधे एकांश के पास चला जाता है। वो एकांश को नीचे बैठे देख शॉक्ड हो जाता है। वो एकांश के पास जाकर बैठ जाता है। आयुष परेशान होकर कहता है, भाई भाई उठो ना, आपने कितनी पी रखी है? आपको कौन समझाए? वो हमारी प्रिशा नहीं है। हमारी प्रिशा ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। आयुष जैसे तैसे करके उसको उठाकर वहां से होटल के एक रूम में ले जाता है और माहिर को कॉल लगा देता है। माहिर जो अभी वंश के पास बैठा था वो जैसे ही कॉल उठाकर आयुष का बात सुनता है वो शौक से खड़ा हो जाता है। वंश जो अभी शांत बिना किसी भाव के बैठा था वो माहिर के ऐसे एक्सप्रेशन से समझ नहीं पाता। वंश परेशान होकर कहता है, माहिर क्या हुआ है? माहिर सीरियस टोन में कहता है, वंश भाई मैं एकांश भाई को देखने जा रहा हूं। उन्होंने बहुत पी रखी है, शायद होश में नहीं है। क्वोट। ये सुनकर वंश परेशान हो जाता है। उसे जिस चीज का डर था वही हुआ। माहिर बिना कुछ आगे बोले वहां से निकल जाता है। वंश भी उसके पीछे पीछे जाता है। वंश जा ही रहा होता है कि रास्ते में वो प्रिशा से टकरा जाता है। प्रिशा अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। वंश इमोशनल होकर कहता है, प्रिंसेस। प्रिशा का मन हो रहा था कि खास वो अपने भाई को एक बार गले लगा ले जिसने आज तक उसकी हर एक इच्छा को पूरा किया था लेकिन वो इन सब से दूर रहना चाहती थी। एरिका सीरियस होकर कहती है, व्हाट मिस्टर वंश क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। क्वोट। वंश ये सुनकर सीरियस हो जाता है। उसे याद आता है कि ये सब इसके वजह से ही हुआ है। वंश अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए कहता है, कुछ नहीं मिस एरिका। मिस एरिका मैं चाहता हूं कि आप यहां से जल्द घर चली जाए। आप बिल्कुल मेरी बहन प्रिशा की तरह दिखती है। जो हमें उसका याद दिला रहा है वही गहरा जख्म जिससे हम इतने सालों से भाग रहे हैं। उसे आप खुरेद रही है मिस एरिका। हम जैसे भी जी रहे हैं ठीक ही है, लेकिन अब आप आकर हमारी जिंदगी को नरक न बनाए। हमने ये मान लिया है कि प्रिशा अब नहीं है, वो हमें छोड़कर जा चुकी है। क्वोट। वो आगे बोला, लेकिन आप आकर मुझे और मेरे दोस्त एकांश जिसकी वो चाहत थी उसके गहरे जख्म को खुरेद दिया है, इसीलिए आप हमसे दूर रहे। हम कुछ उम्मीद नहीं करना चाहते।
क्वोट। प्रिशा ये सब शांत होकर सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो तो खुलकर तो रो भी नहीं सकती थी। वो वहां से निकल जाती है और विवान को मैसेज कर देती है। वंश जो अभी गया नहीं था वो अपनी आंसू पोंछता है। वंश खुद से कहता है, क्यों आपको देखकर मुझे ये लग रहा है कि आप मेरी प्रिंसेस हो। आखिर क्यों भगवान, मेरी प्रिंसेस को आपने मुझसे बचपन से ही छीन रखा, और अब भी आपने उसे छीनकर केवल उसकी जिंदगी नहीं छीनी, हमारा पूरा फैमिली बिखर गया है। वंश ऐसा कह तो रहा था लेकिन वो ऐसा उम्मीद भी कर रहा था कि काश वो उसकी बहन ही निकल जाती। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 112। एकांश का प्लान। प्रिशा घर के लिए निकल जाती है। वंश एकांश के पास जाता है तो देखता है वो बस नशे में लेता हुआ प्रिशा प्रिशा बोल रहा था। वंश उसके बगल में बैठ जाता है। वंश इमोशनल होकर कहता है, एकांश तुमने अपनी क्या हाल बना रखी है। वो हमारी प्रिशा नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हें भी मेरी तरह वो प्रिशा लग रही है, लेकिन ये हम गलत साबित नहीं कर सकते कि वो विवान की वाइफ एरिका है। चलो इस बारे में मैं तुमसे कल बता करता हूँ। वंश एकांश को देखकर बोले जा रहा था। पीछे खड़ा आयुष और माहिर दोनों इमोशनल थे। उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा था कि बाकी सबको वो कैसे बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ आराध्या कॉल पर बात करके ईवा के पास आ जाती है। वो देखती है कि उसके साथ 2 बच्चे और कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। उसे डर लगने लगता है कि ईवा के साथ कुछ कर न दे। वो दौड़ के उन लोग के पास जाती है और पूछती है, यहाँ पर क्या हो रहा है। ईवा तुम ठीक तो हो न, क्या तुमने कुछ किया। इशू केवल शांत खड़ा रहता है। तभी ईवा अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, ओफो आरू आप भी न, मैंने तो कुछ नहीं किया। कुछ बच्चे मुझ जैसी प्यारी सी लड़की को परेशान कर रहे थे, उनसे ही ये दोनों भाइयों ने मुझे बचाया। क्वोट। भाई सुनकर आर्यन और इशू दोनों ईवा को देखने लगते हैं। आरू चौंकते हुए कहती है, क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा था। सच में जहां तक मुझे ऐसा लगता है मेरी ईवा को तो कोई परेशान नहीं कर सकता। वैसे छोड़ो भी, अब हम घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। क्वोट। जाने के बाद से इशू घूर कर देखता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो वहां से जा रही है। न जाने क्यों उससे वो कनेक्शन फील कर रहा था। ईवा खुश होकर जाकर इशू और आर्यन के गले लग जाती है और बाय बोलती है। इशू मुस्कुराकर कहती है, प्रिंसेस आपको कभी जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। क्वोट। आर्यन हंसते हुए कहती है, हाँ अब अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बताना, मैं तो उसकी छुट्टी कर दूंगा। क्वोट। ये सुनकर ईवा हंसने लगती है जिसे इशू देखकर मुस्कुरा देता है। आज इशू बहुत दिनों बाद मुस्कुराता है। ईवा आरू का फोन लेकर जल्दी से इशू को जल्दी से देती है। वो उसमें उसका नंबर मांग रही थी। आज तक इशू अपना पर्सनल नंबर जो केवल आर्यन के पास था वो किसी को नहीं दिया था, लेकिन वो अपना नंबर ईवा को देता है। आर्यन ये देखकर खुश था। आज उतने दिनों बाद सब अच्छा हो रहा था। ईवा दोनों को बाय बोलकर चली जाती है। इशू उसे पीछे से जाते हुए देख रहा था। इशू सीरियस टोन में अपने गार्ड से कहता है, प्रिंसेस का सेफ्टी का ध्यान रखो। अगर कोई उसे परेशान करने की कोशिश करे उसे वही सजा दो। गॉट इट। क्वोट। ये कहकर आर्यन और इशू वही बैठकर आसमान को देखने लगते हैं। इशू याद करता है कि आज वो अपनी माँ से मिला जिसकी एक बेटी भी है। अगर वो दूसरी शादी नहीं करती तो उसकी भी एक बहन होती, बिल्कुल ईवा की तरह। इसीलिए वो ईवा को प्रोटेक्ट करना चाहता था। आज उसे ईवा से मिलकर बहुत सुकून मिला था। अगले दिन प्रिशा सोकर उठती है। वो रात भर अच्छे से सो नहीं पाई थी। रात को विवान जब से घर आया था तब से वो प्रिशा से बात करना चाहता था कि अचानक हुआ क्या कि वो वहां से चली आई। प्रिशा सोकर उठती है और जाकर वॉशरूम में रेडी रोकर आती है। वो आईना के सामने जाकर अपना बाल बनाने लगती है। जैसे ही उसकी नजर खुद की लिप्स पर जाती है उसे कल को हुआ सब याद आ जाता है। वो इग्नोर करके वहां से ईवा को उठाने चली जाती है जो आरू के साथ सोई हुई थी। प्रिशा जाकर उसे धीरे से उठाती है। प्रिशा मुस्कुराकर कहती है, बेटू उठ जाओ, सुबह हो गई है। आप भी आरू मासी की तरह सो रही है अभी तक, उठ जा मेरा बेटा। क्वोट। ईवा अचानक उठकर बैठ जाती है। ईवा आंख मलते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मा, मैं आरू मासी की तरह लेट से नहीं उठती, मैं तो अच्छी बच्ची हूं ना। क्वोट। ये कहकर वो प्रिशा के गले लग जाती है। तभी पीछे से आरू कहती है, अच्छा मैं आलसी हूं, मैं लेट से उठती हूँ। दोनों माँ बेटी जोश जोश में हाँ कह देती है। फिर अचानक पीछे मुड़कर देखती है और हंसने लगती है। आरू प्रिशा से कहती है, वैसे प्रिशा तुम्हारी पार्टी कैसी हुई, तुम्हें पता है कल पार्क में क्या हुआ। ईवा जल्दी जल्दी कहती है, नहीं मम्मा मैंने कुछ नहीं किया। क्वोट। प्रिशा अपने भौं उचकाते हुए कहती है, बीटू अभी तक तो आरू ने कुछ नहीं कहा, क्या किया है आपने। क्वोट। ईवा बात को काटते हुए कहती है, नहीं मम्मा, एक भैया ने मुझे वो बुली गैंग से बचाया था, वो बहुत अच्छे हैं। क्वोट। प्रिशा को भैया सुनकर इशू की याद आ जाती है। वो जब से इंडिया आई थी तब से उसे ये सब बहुत खटक रहा था। प्रिशा सीरियस होकर कहती है, ओके बेटा, लेकिन अब आप अनजान लोगों से ज्यादा बात मत करना। क्वोट। ईवा मुंह फुलाकर कहती है, लेकिन मम्मा वो बहुत अच्छे हैं। क्वोट।
प्रिशा कहती है, ओके बाबा ओके। क्वोट। वही दूसरी तरफ एकांश सोकर उठता है तो देखता है कि वो किसी अनजान रूम है, उसका सर भरी भरी सा लग रहा था। वो इधर से उधर देखता है, उसको रात का हुआ सब कुछ याद आता है। उसका एक्सप्रेशन अभी बिल्कुल डार्क हो चुका था, तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। वो कॉल उठाकर कुछ देर बात करता है, वो केवल हाँ में जवाब देता है और कॉल कट कर देता है। वो बाथरूम जाकर रेडी होकर आता है और रूम में बैठकर आयुष को कॉल करता है। आयुष तुरंत कॉल उठाता है और बोलता है, हाँ भाई क्या आप अब ठीक हो, मैं अभी ऑफिस आया हूँ। सिंगल क्वोट। एकांश सीरियस होकर कहता है, आयुष मुझे विवान की फाइल भेजो और हाँ मुझे उसका कंपनी चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। ये सुनकर तो आयुष का तो होश ही उड़ जाता है। आयुष परेशान होकर कहता है, भाई लेकिन वो इतना आसान नहीं है, उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। क्वोट। एकांश गुस्से में कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। क्वोट। ये कहकर कॉल काट देता है और एटीट्यूड से खुद से बोलता है, प्रिशा तुम्हें तो मेरे पास आना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें इतना मजबूर करूंगा कि तुम मेरे पास आओगी ही। तब तक मैं अपने बेटे को बता नहीं सकता, वो केवल तुम्हारे वजह से मुझसे अच्छे ढंग से बात नहीं करता, अब तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। क्वोट। वही प्रिशा के पास उसका कॉल लेटर पहुंच चुका था, वो किसी और कंपनी का नहीं, इशू की कंपनी में मॉडल ज्वाइनिंग का था। ये इशू अपना सारा प्लान ही चेंज कर देता है। प्रिशा जैसे ही ज्वाइनिंग देखती है बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है इसी कंपनी के अब्रॉड में अब काम कर सकती है। आज तो सब डिस्कस कर लेगी और जो काम से यहाँ आई है वो करके 1-2 दिन बाद यह से बहुत दूर चली जाएगी, लेकिन शायद कुदरत के करिश्मे में कुछ और लिखा था। क्वोट। अब क्या होगा आगे? क्या प्रिशा ऑफिस जाएगी? और जाएगी तो क्या होने वाला है? क्या एकांश फर्ज मिल पाएगा? क्या एकांश और इशू को ईवा की सच्चाई पता लग पाएगी? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 113। बाप बेटा का टशन। वंश जो रात भर बाहर था वो मित्तल हाउस जाता है। सूची परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी, उसे बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि आज तक वंश कभी रात को बिन बताए बाहर नहीं रहता था। वंश को आते हुए देख सूची दौड़कर उसके पास जाती है। वंश उसे देखकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है। सूची को बहुत अजीब लगता है, वंश घर आते ही सबसे पहले उसे गले लगाता था। सूची साफ साफ देख पा रही थी कि वंश अभी बहुत परेशान था और कहीं खोया हुआ सा था। सूची उसके पास जाकर बगल में बैठ जाती है। सूची चिंतित स्वर में कहती है, वंश। क्वोट। वंश सेंस में वापस आते हुए कहता है, हम बोलो। क्वोट। सूची चिंतित स्वर में कहती है, क्या हुआ है आपको, आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? वंश धीरे से कहता है, हाँ सब ठीक है। क्वोट। सूची परेशान होकर कहती है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, परेशानी आपके चेहरे पर साफ साफ दिख रही है। आपको तो ऑफिस वर्क के लिए इतना परेशान कभी नहीं देखा है। क्या हुआ है, कहीं कुछ एकांश भाई को तो नहीं? नहीं नहीं बताओ न वंश, क्या हुआ है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कल तो आप यहाँ आए भी नहीं थे और न ही आप सब भाई के घर गए थे, मैंने पता किया है, सच सच बताओ। क्वोट। वंश परेशान होकर कहता है, सुरु शांत हो जाओ, तुम बताता हूँ। क्वोट। वंश ये कहकर सूची का हाथ पकड़कर बैठ जाता है और वंश सीरियस होकर कहता है, आज मिस्टर विवान आया था। क्वोट। सूची कहती है, हाँ वो डायरेक्टर मिस्टर विवान ना? वंश कहता है, हाँ वही। क्वोट। सूची कहती है, हाँ वो तो आज पहली बार अपनी वाइफ के साथ आने वाले थे ना? वंश शांत होकर कहता है, हाँ वो आया भी था अपनी वाइफ के साथ और उसकी वाइफ बिल्कुल हमारी प्रिशा की तरह दिखती है, लेकिन उसका नाम एरिका है। क्वोट। ये सुनकर सूची शॉक के मारे खड़ी हो जाती है, उसे विश्वास नहीं होता कि अभी अभी वंश ने क्या कहा है। सूची शॉक्ड होकर कहती है, ये क्या कह रहे हो आप वंश, मतलब कुछ भी हमारी प्रिशा? क्वोट। वंश उसको फिर से अपने पास बैठा देता है और कल जो जो हुआ उसे एक एक करके बताता है। उसको बताते बताते उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, सूची भी रोने लगती है। वो रोते रोते बोलती है, प्लीज वंश मुझे भी मिलना है एक बार हमारी प्रिशा। भाई तो बिल्कुल टूट से गए हैं। क्या होगा वंश जब हमारा इशू देखेगा, हमें उसे मिलने नहीं देना होगा, वरना वो जानेगा कि उसकी माँ वो नहीं है, तब तो और नफरत हो जाएगी, उसे हमें उम्मीद नहीं देना वंश। क्वोट। ये सुनकर वंश उसे गले लगा लेता है। वही प्रिशा यहाँ अपनी असली मकसद से आई थी, उसके लिए वो निकल जाती है। आज उसका एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, उसे फिर कंपनी के लिए भी निकालना था। वो हॉस्पिटल टाइम से पहुंच जाती है, वहां मिस्टर गहलोत जो उसके जान पहचान के डॉक्टर थे उनसे मिलती है। डॉक्टर गहलोत मुस्कुराकर कहता है, एरिका आखिर तुम यहाँ आ ही गई 5 साल बाद। तुम मेरी ईवा बेटा को मुझसे मिलने के लिए नहीं लाई हो, ये तुमने सही नहीं किया। क्वोट। प्रिशा मुस्कुराकर कहती है, डॉक्टर गहलोत आप तो जानते हैं न कि मैं केवल 2 दिन के लिए यहाँ आई हूँ, अगर मेरा काम नहीं होगा तब तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। क्या आपने ईवा का रिपोर्ट देखा? डॉक्टर गहलोत सीरियस होकर कहता है,
हाँ मैंने पढ़ा एरिका, तुम्हें बोन मैरो जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उसका किसी से मैच नहीं हो रहा है, तुम तो जान रही हो कि उसके बोन मैरो में जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, उसको दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, क्या तुम्हें अभी तक नहीं मिली? क्वोट। प्रिशा परेशान होकर कहती है, डॉक्टर मैंने तो बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिल रहा है, आप कुछ और उपाय बताओ ना। क्वोट। डॉक्टर गहलोत सीरियस होकर कहता है, एरिका तुम क्यों न अपने पति से हेल्प लेती? प्रिशा परेशान होकर कहती है, विवान। डॉक्टर गहलोत सीरियस टोन में कहता है, एरिका मैं मिस्टर एकांश अदानी की बात कर रहा हूँ। क्वोट। प्रिशा हैरान होकर खड़ी हो जाती है। प्रिशा सीरियस होकर कहता है, डॉक्टर ये आप किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, एरिका उर्फ प्रिशा बैठ जाओ, मैं सब जानता हूँ। जब 5 साल पहले तुम्हें यहाँ लाया गया था तब से ही मैं तुम्हें चेक कर रहा हूँ। ईवा के जन्म के समय भी मैं वहाँ था, तुम्हारे पास में मुझे बहुत डॉक्यूमेंट्स मिले, शायद हॉस्पिटल में जमा किए हुए डॉक्यूमेंट था। और मिस्टर एकांश का तो नाम ही काफी है, उन्हें कौन नहीं जानता, तभी मैं समझ गया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम दोनों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, इसीलिए मैंने इंटरफेयर करना जरूरी नहीं समझा। क्वोट। प्रिशा बैठते हुए कहती है, डॉक्टर हो सके तो आप ये किसी को मत बताना, मैं कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द बोन मैरो ढूंढने का। क्वोट। डॉक्टर सीरियस होकर कहता है, एरिका मैं तुम्हें अभी भी यही कहूंगा कि तुम मिस्टर एकांश की हेल्प ले सकती हो, उसके अलावा ईवा का हेल्प इतना कम टाइम में करना बहुत मुश्किल है, अगर कुछ दिनों का और लेट हुआ तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। क्वोट। प्रिशा सीरियस होकर कहती है, ओके डॉक्टर गहलोत मैं चलती हूँ, आपकी एडवाइस के लिए थैंक्स, बाय। क्वोट। प्रिशा इतना कहकर वहां से निकल जाती है, वो आज बहुत परेशान थी, उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचती है कि अब वो विवान से इसके बारे में बात करेगी। प्रिशा भले ही विवान के साथ रहती थी लेकिन वो कभी भी उससे हेल्प नहीं लेती थी, वो विवान के लिए भी काम किया करती थी, उसे एहसान लेना शुरू से ही नहीं पसंद था। ये सोचते सोचते खोई सी प्रिशा चली जा रही थी। वही इशू हमेशा की तरह सुबह उठकर तैयार हो जाता है, वो अपने कमरे से नीचे आकर देखता है तो उसे कहीं कोई यानी नौकरों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। वो अंदर ही अंदर जानता था कि उसमें और उसके डैड में कितना भी बातचीत कम क्यों न हो, लेकिन वो उसके लिए रोज नीचे तैयार होकर बैठे रहते हैं, दोनों साथ में बिना कुछ बोले खाकर बाहर जाते हैं, दोनों के आंखों में एक खालीपन साफ साफ दिखता था। इशू जाकर सोफे पर बैठ जाता है, वो इधर उधर देखने लगता है, सारे नौकर ये देखकर शॉक थे कि आज इशू अपने डैड का वेट कर रहा है। इशू कुछ देर वेट करता है फिर भी उसके एकांश नहीं आता। इशू जानबूझकर कोई फाइल देखते हुए किसी एक नौकर से बोलता है, काका आज घर में कोई नहीं है क्या, कोई नजर नहीं आ रहा है? वो नौकर बहुत सालों से काम कर रहा था, इसीलिए वो दोनों बाप बेटे के बिहेवियर को अच्छे से जानता था। इसीलिए वो मुस्कुराते हुए जानबूझकर बोलता है, छोटे बाबा सारे लोग तो है यहाँ, सब तो आए हैं, आज आप किनकी बात कर रहे हैं? ये सुनकर इशू उन्हें घूर कर देखता है। इशू इधर उधर देखते हुए पूछता है, वैसे आपके बड़े मालिक को तो लेट करने वाले लोग तक नहीं पसंद थे, आज वो खुद समय से नहीं जागे हैं, क्यों, उनके प्रिंसिपल्स कहाँ गए? तभी पीछे से एकांश आते हुए कहता है, द एकांश कभी अपनी प्रिंसिपल्स से कंप्रोमाइज नहीं करता, आज मैं किसी काम से बाहर गया था इसीलिए लेट हो गया, काका कह दो अपने छोटे बाबा से वो मेरी चिंता न करे। क्वोट। इशू अंदर ही अंदर खुश था जब वो एकांश की आवाज सुनता है, जब से वो प्रिशा को देखा था तब से वो चाहता था कि ये बात एकांश को पता न चले वरना वो ये सह नहीं पाएगा। इशू रुडेली कहता है, काका खाना लगाओ, मुझे लेट हो रही है, मुझे अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद। ये सुनकर एकांश जानबूझकर सोफे पर बैठ जाता है। इशू डाइनिंग पर बैठकर देखता है कि एकांश अभी तक सोफे पर ही बैठा है, वो चिढ़ते हुए बोलता है, काका मैं नहीं चाहता हूँ किसी की वजह से मुझे लेट हो, इसीलिए सबको एक साथ खाना दो आप। क्वोट। एकांश हल्का मुस्कुराता है और जाकर डाइनिंग पर बैठ जाता है, दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके खाना खाने लगते हैं। एकांश मन में कहता है, इशू मैं तुम्हारी माँ को जल्द ही तुम्हारे पास लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। दोनों नाश्ता करके हमेशा की तरह अपने अपने रास्ते चल जाते हैं। काका खुद से कहते हैं, हे भगवान कब तक दोनों ऐसे ही रहेंगे, सब कुछ ठीक कर दो, फिर से पहले जैसा हंसता खेलता परिवार बना दो। जैसे मालकिन रहती थी तो हुआ करता था, देखो न दोनों के अंदर टशन है, लेकिन एक दूसरे की बहुत परवाह भी करते हैं, लेकिन कभी जताते नहीं, ये कैसा रिश्ता है। इशू अपने ऑफिस पहुंच जाता है, सारे लोग अपने अपने काम कर रहे थे, हमेशा की तरह वो पीछे के रास्ते से अपने ऑफिस में जाकर बैठता है। आकाश मुंह बनाते हुए मन में कहता है, आ गया छोटे, अब जमाएगा मेरे पर रोब। आकाश ये तुमने नहीं किया, वो नहीं किया, अरे क्या क्या मैं करूं। क्वोट। तभी इशू रुड आवाज में बोलता है, मिस्टर आकाश अपने ख्याली पुलाव से बाहर निकलो और काम पर ध्यान दो, इतने बड़े होने के बाद भी दिमाग बच्चा वाला है, जो मैंने काम दिया था वो हुआ या नहीं। क्वोट। आकाश हड़बड़ाते हुए कहता है, बॉस काम हो गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आपने क्यों पहले मिस एरिका को रिजेक्ट करके फिर से एक्सेप्ट किया है।
क्वोट। इशू सरकास्टिक स्माइल देकर कहता है, अपने छोटे से दिमाग पर जोर मत दिया करो, हैंग हो जाएगा। क्वोट। ये सुनते ही आकाश अपना सर नीचे करके खुद से बोलता है, क्या दिन आ गए हैं, उधर इसका बाप ऑर्डर देता है और इधर ये छोटा बच्चा, और छोटा दिमाग मेरा है या इसका, ये अपने दिमाग में मेमोरी चिप डालकर पैदा हुआ था क्या, इतना ये तेज कैसे हो गया। इशू सीरियस होकर कहता है, खुद से बोलना हो गया तुम्हारा तो बाहर जाओ और हाँ जाकर कभी माहिर अंकल से चेक कराओ, दिन पर दिन तुम्हारी कंडीशन खराब होते जा रही है। क्वोट। आकाश हैरान होकर कहता है, क्या। इशू सीरियस होकर कहता है, गेट आउट, और हाँ अगर कोई आए तो अभी अंदर मत भेजना। क्वोट। अब क्या होगा आगे, क्या करेगा एकांश प्रिशा के साथ। इशू के दिमाग में अभी क्या चल रहा है प्लान, क्या प्रिशा अपनी दोस्तों से मिल पाएगी, ये सब जानने के लिए सुनते रहिए एएस नॉवेल स्टोरी पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 114। जया की नौटंकी। प्रिशा खुद से कहती है, अब मुझे भी आई ए अंपार चलना चाहिए, मुझे वहां के सीईओ से मिलकर ट्रांसफर की बात भी करनी है, ताकि मैं यहाँ का मॉडलिंग का काम खत्म करके ईवा के लिए बोन मैरो का इंतजाम कर सकूं। मैं ईवा को ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगी। अब मेरे पास ईवा के अलावा कोई नहीं है, ईवा को कुछ भी हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैंने बहुत लोगों को खोया है, लेकिन अब नहीं, मैं ईवा को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। प्रिशा जल्दी से आई ए अंपार जाती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछकर सीईओ के ऑफिस जाती है। वहां उसे आकाश खड़ा दिखता है। आकाश मुस्कुराकर कहता है, मिस एरिका, क्या आपको कुछ काम था, क्या आपने आज से ही ज्वाइन कर लिया। प्रिशा सीरियस होकर कहती है, हाँ मुझे सीईओ से मिलना है। आकाश ये साफ साफ देख सकता था कि प्रिशा कितनी जल्दी में है, इसीलिए तो बिन बात बनाए इशू के पास चला जाता है। इशू अपने कामों में व्यस्त था। आकाश हिचकते हुए कहता है, बॉस मिस एरिका आपसे मिलना चाहती है। इशू सीरियस होकर कहता है, ओके उन्हें भेज दो। आकाश खुद से कहता है, क्या मैंने सही सुना, क्या बॉस ने उन्हें कहा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इशू इग्नोर करके कहता है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम्हारे पास वैसे भी दिमाग नहीं है, और लगता है इस महीने की सैलरी नहीं चाहिए तुम्हें। आकाश हड़बड़ाकर कहता है, सॉरी सर। आकाश बाहर जाता है और प्रिशा को अंदर भेजता है। तब तक इशू अपना मास्क लगा लेता है। प्रिशा अंदर आती है और देखती है कि सीईओ के चेयर पे बैठने वाला इंसान बहुत छोटा है। वो वही है जिसने उसका पिछले बार इंटरव्यू लिया था। प्रिशा उसको देखकर हिचकिचाती है कि इतना छोटे सीईओ से वो घर के बारे में क्या ही बात करेगी। इशू जो बड़े ध्यान से उसे बहुत देर से देख रहा था, वो खड़ा होता है और बोलता है, मैं ही सीईओ हूँ मॉमी, आई मीन मिस एरिका। वो जल्दी से अपनी गलती को सुधारता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कैसे बोल सकता है। वो अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, आपको कुछ और काम था मिस एरिका। प्रिशा मॉमी वर्ड सुनते ही इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखें भर आती है। प्रिशा को याद आता है कि कैसे उसे सिर्फ इशू ही मॉमी बोला करता था। उसे इशू की बहुत याद आती थी, लेकिन वो चाहकर भी कभी कुछ न कर सकी। इशू घूरते हुए कहता है, मिस एरिका मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कहाँ खोई हुई है। प्रिशा अपने सेंस में आकर कहती है, सॉरी सर, वो मुझे किसी अपने की याद आ गई थी। मैं आपसे यहाँ ये कहने आई थी कि मैं कल अब्रॉड जा रही हूँ, तो मैं यहाँ आपसे ट्रांसफर कराने के लिए आई हूँ, ताकि आप मुझे अपने अब्रॉड की इंडस्ट्री में ट्रांसफर कर दे। मैं यहाँ नहीं रह सकती। इशू को ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। भले ही वो उससे नफरत करता था, लेकिन उसका दिल ये कभी नहीं चाहता था कि वो फिर से दूर जाए। इशू सरकास्टिक हंसते हुए कहता है, ओ आई सी, मुझे आपको देखकर लगता है कि आपको सब छोड़कर भागने की आदत है। प्रिशा कंफ्यूज होकर कहती है, आपका मतलब क्या है सर। इशू सीरियस होकर कहता है, नहीं मैं बस बोल रहा था कि मैं सोचूंगा। लेकिन क्या आप बता सकती है कि आपको इंडिया में काम करने से क्या प्रॉब्लम है। आपको यहाँ तो अच्छी पेमेंट भी मिल रही है। प्रिशा सीरियस होकर कहती है, सर मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगी कि आप इसे पर्सनल ही रहने दे। क्वोट। इशू रुडली कहता है, ओके मिस एरिका, अब आप जा सकती है, मैं इस बारे में सोचूंगा। क्वोट। जैसे ही प्रिशा निकलती है, वैसे ही इशू के चेहरे पर दर्द साफ साफ दिख रहा था। वो उससे गले मिलना चाहता था, लेकिन उसकी नफरत उसे ऐसा करने से रोक रही थी। प्रिशा ऑफिस से निकलकर जैसे ही लिफ्ट के पास जाती है, वैसे ही लिफ्ट खुलता है और वहां से एक लड़की निकलती है। वो और कोई नहीं, जया थी, जिसे देखकर प्रिशा की आंखें खुली की खुली रह गई। आज भी जया उतनी ही सुंदर और प्यारी लग रही थी, देखने से ही उसके अंदर की नटखटपन का पता चल रहा था। जया भी उसे देखकर शॉक थी। वो बस उसे घूर घूर कर देख रही थी। जया जल्दी जल्दी में बोली, यार प्रिशा, तुम सच में यहाँ हो, कहीं मैं सपने में तुम्हें नहीं देख रही। वो खुद को पिंच करके देखती है। उसे जोर का दर्द होता है। जोर से चिल्लाते हुए कहती है, हाँ ये सपना नहीं है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम ठीक तो हो ना,
तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिना सबका क्या हाल हो गया था, इशू कितना टूट गया था। हम सब कितने टूट से गए थे। जिंदगी बिल्कुल सुनी सी हो गई है। मैं यहाँ उसी से मिलने आती हूँ। तुम भी उसी से मिलने आई हो ना? सच सच बताओ। प्रिशा तो जया को देखकर उसे गले लगाना चाहती थी। उसने जैसे ही इशू का नाम सुना वो तो शॉक्ड हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इशू यहाँ कहाँ है। फिर भी वो उस बात को इग्नोर करते हुए कहती है, मिस आप कौन है और ये सब क्या बोले जा रही है? मैं प्रिशा नहीं हूँ, एरिका नाम है मेरा। सब मुझे प्रिशा ही समझ लेते हैं। आप हो कौन मैडम? जया सीरियस होकर, प्रिशा प्लीज ऐसा गंदा मजाक मत करो, मुझे पता है कि ये तुम ही हो। प्रिशा इग्नोर करके कहता है, मिस हटिए सामने से। आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। प्रिशा लिफ्ट के अंदर चली जाती है और जया भी पीछे पीछे उसके साथ लिफ्ट में चली जाती है। जया इमोशनल होकर कहती है, प्रिशा तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तुम क्यों भाग रही हो हम सब से दूर? प्रिशा जानबूझकर फ्रस्ट्रेट होने का नाटक करते हुए कहती है, मिस आप मुझे फॉलो कर रहे हो। आप मुझे परेशान मत करो। आप यहाँ से जाओ। जया अपने फार्म में वापस आते हुए कहा, मैं किसी का पीछा नहीं कर रही। मुझे तो कुछ काम याद आ गया इसीलिए मैं वापस लिफ्ट से जा रही हूँ। प्रिशा अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए कहती है, ये लड़की अभी तक नहीं सुधरी है। दोनों लड़कियां बात कर रही होती है तभी लिफ्ट में खड़े दो लड़के अपनी लस्ट भरी निगाहों से दोनों को घूरे जा रहे थे। जया ये नोटिस कर लेती है। उसे एक खुराफाती आइडिया आता है। वो हिल वाला सैंडल पहनी हुई थी। वो जानबूझकर पीछे गिरने का नाटक करती है। तभी उसमें से एक लड़का उसे पकड़ लेता है। जया उससे फ्लर्ट करते हुए बोलती है, हाय हैंडसम, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। प्रिशा ये सब नोटिस कर रही थी। वो घूर कर जया को देखती है। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी कि इस लड़की का आदत अभी तक नहीं गया है। उसका रिएक्शन तो लाइट के स्पीड से भी ज्यादा जल्दी चेंज होता है। वो लड़का जया को लस्ट भरी नजरों से देखते हुए कहता है, यू आर सो ब्यूटीफुल। दूसरा लड़का भी जया से कहता है, आपकी दोस्त भी बहुत सुंदर है। जया अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, लेकिन वो मेरी दोस्त नहीं है। मैं तो इसे जानती तक नहीं। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? मेरा पैर में शायद मोच आ गई है। क्या आप मुझे गाड़ी तक छोड़ सकते हैं? ये सुनकर दोनों लड़कों के आंखों में चमक आ जाती है। पहला लड़का मुस्कुराकर कहता है, या श्यो। वो दोनों एक दूसरे से इशारों इशारों में कुछ कहते हैं और ओके का साइन देते हैं। जया और प्रिशा सब नोटिस कर रही थी। लिफ्ट नीचे आकर रुकती है और जया उस लड़के के कंधे की हेल्प लेकर बाहर निकलती है। सब कार की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रिशा जो पीछे रुकी हुई थी, वो बस उसे जाते हुए देख रही थी। प्रिशा मन में बोली, ये लड़की भी ना खुद मुसीबत में फंसते रहती है। क्या मैं उसकी हेल्प करूं? वैसे तो वो खुद को संभाल सकती है, लेकिन उसका पैर, वो ठीक तो नहीं थी। क्या करूं? जया आगे बढ़ते जा रही थी। वो देखती है कि उसके पीछे कोई नहीं आ रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो प्रिशा वहां नहीं थी। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। जया मन में बोलती है, ये कहाँ चली गई? लगता है कि मैं फंस गई हूँ रे बाबा। नहीं भगवान जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसे ऐसे कैसे आप यहाँ से भेज दिए? आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है लड़ने का। ऊपर से मैंने उसके वजह से अपना सैंडल तक तोड़ किया जो मेरे को आयुष ने दिया था। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। वो इतना सोच ही रही होती है कि वो लड़का उसको कार में बैठाकर धक्का दे देता है और वो खुद भी कार में बैठने को होता है। तभी वहां दूसरा लड़का भी आ जाता है। अब क्या होगा आगे? क्या खुद को बचा पाएगी जया? क्या प्रिशा उसे बचाने आएगी? क्या इशू प्रिशा को अब्रॉड जाने से रोक पाएगा? क्या होने वाला है एकांश का अगला प्लान? क्या जया को प्रिशा का सच का पता चल जाएगा? कैसे मिलेगी ईवा सबसे? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 115। जया के सामने प्रिशा का सैक। जया को कार के अंदर धक्का दे देता है। जया शॉक्ड हो जाती है। उसे तो पहले से ही पता था कि ये होने वाला है, लेकिन वो नाटक करते करते उसको सच में मोच आ गई थी। पहला आदमी हंसते हुए कहा, तुम तो खुद मेरे पास चलकर आई। मैंने सुना था प्यासा कुआं के पास जाता है, लेकिन यहाँ तो कुआं ही प्यासा के पास आ गया। चलो कुछ मस्ती हो जाए। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, और वो भी क्या मस्त माल थी यार। काश वो मुझे मिल जाती। चलो पहले तुम इसके साथ मजे कर लो। पहला आदमी जैसे ही कार के अंदर जाता है तो बाहर किसी की पीटने की आवाज आती है। वो जल्दी से बाहर निकलकर देखने ही वाला था कि उसके चेहरे पर एक मुक्का आकर लगता है। वो कोई और नहीं प्रिशा थी। जया तैसे करके जया भी बाहर निकलकर आती है तो देखती है प्रिशा उन दोनों को पीट रही है। उसमें अभी वही रूप दिख रहा था जैसे उसका रूप सेवियर गर्ल के समय दिखता था। ये देखकर जया मुस्कुराने लगती है। वो जानबूझकर दर्द से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर सबकी नजर उसके तरफ जाती है तो वो रोते हुए कहती है, इसने मुझे टच करने की कोशिश की।
ये सुनकर बेचारा दोनों लड़के डर से कांप जाते हैं। पहला लड़का डरते हुए कहा, नहीं मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। प्रिशा जया को अच्छी तरह से जानती थी कि वो कितनी नौटंकीबाज थी। फिर भी वो दोनों लड़कों को बहुत मारती है। वो दोनों डर से भाग जैसे तैसे करके वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी प्रिशा में किसी नरक की देवी नजर आती है। प्रिशा सीरियस होकर कहती है, मिस आप ये सब से थोड़ा बच करे, जमाना बहुत खराब है। ये कहकर वो पीछे मुड़कर जाने ही वाली होती है कि जया मुस्कुराकर कहती है, जब मेरी दोस्त मेरे साथ है तो मुझे क्या ही हो सकता है, वो भी 10 सेवियर गर्ल। प्रिशा इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। जया चिल्लाकर कहती है, प्रीशु कितना दूर भागजी सच्चाई से, अभी तुम्हारा पूरा परिवार है, कब तक सबसे भागते रहोगी। मैंने ये सब केवल तुम्हारा पहचान कंफर्म करने के लिए किया था। मुझे पता था कि मेरी प्रिशा कभी मुझे मुसीबत में तो छोड़कर नहीं जा सकती। अब मैं कंफर्म हूं कि तुम मेरी प्रिशा ही हो। प्रिशा सीरियस टोन कहती है, मिस अगर कोई और भी आपके जगह होता तो मैं उसे भी बचाती। जया हंसते हुए कहती है, शायद तुम भूल गई प्रिशु, मैं यही सब में एक्सपर्ट हूँ। तुम बचाने के लिए तो किसी को भी बचा लेती, मगर तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स वो इतने सालों तक नहीं बदली। अगर तुमने मुझे कभी भी अपना दोस्त माना होगा तो तुम मुझे जरूर सच बताओगी। तुम्हें मेरी कसम है, अब बता भी दो, मेरी जान पर बन गई है अब, मुझे इतनी जल्दी नहीं जाना ऊपर। प्रिशा गुस्से में उसके पास आती है और कहती है, क्या जानना चाहती हो तुम? मैंने कितनी बार कहा, मैं प्रिशा नहीं हूं, लेकिन तुम सुन नहीं रही। ठीक है तो, हूं मैं प्रिशा, तो अब क्या? जया सीरियस होकर कहती है, क्या सच में? प्रिशा इरिटेट होकर कहती है, हाँ हूं मैं प्रिशा, अब जाओ सबको बता दो। ये कहकर वो रोने लगती है। जया तो बस हैरान होकर उसे देखे जा रही थी। उसके आंखों से अपने आप आंसू चले आते हैं। वो प्रिशा के गले लग रो रही थी। प्रिशा भी उसे लगे लगाकर रोने लगती है। प्रिशा जो उतने दिन से खुद को रोने से रोक रही थी वो आज सब पूरा कर रही थी। बहुत दिनों बाद उसे मौका मिला था। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। प्रिशा जया के आंसू पोंछती है। प्रिशा इरिटेट होकर कहती है, अब चुप भी हो जा, आज पूरा बाढ़ लाने का इरादा है क्या? चल कार में बैठकर बात करते हैं। जया हाँ में सर हिलाती है। दोनों जाकर जया की कार में बैठ जाते हैं। जया नाराज होते हुए बोलती है, प्रिशा तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम जिंदा हो? तुम्हें पता है एकांश को विश्वास था कि तुम ऐसे ही नहीं जा सकती। उन्होंने तुम ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम नहीं मिली। प्रिशा एकांश का नाम सुनकर शांत हो जाती है। प्रिशा बात पलटते हुए कहती है, तू बता, तूने बॉयफ्रेंड चेंज तो नहीं कर लिए ना? जया उदास होकर कहती है, अरे यार ऐसे नसीब मेरे कहा, तेरे वजह से हमने शादी तक नहीं की। मेरा मूड नहीं था, लेकिन फिर भी आज तक मेरा वेट कर रहा है तेरा भाई। चल अब चलते हैं, मुझे ये खुशखबरी सबको देनी है। प्रिशा उदास होते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं अब प्रिशा नहीं हूँ, एरिका हूँ। मेरा कोई फैमिली नहीं है। और इधर उधर देखते हुए कहती है, मैंने शादी कर ली है, मेरी एक बेटी भी है। ये सुनकर जया तो जैसे बेहोश होने वाली है। उसे बहुत ज्यादा शौक लगता है। जया गुस्सा होते हुए कहती है, प्रिशा क्या हो गया है तुझे? तू जानती भी है क्या बोल रही है? तू एक तो 5 साल तक गायब थी, ऊपर से तूने शादी भी कर लिया। वो फिर बोली, तू एकांश जीजू के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुझे पता भी है कि वो कितना तड़पे हैं तेरे लिए। तू समझ क्यों नहीं है प्रिशा, वो केवल इशू के लिए जी रहे हैं तुम्हारी यादों के साथ। तू ऐसा नहीं कर सकती। प्रिशा उदास होकर कहती है, तुझे जो समझना है समझ, मुझे वहां नहीं जाना, और तू भी किसी को नहीं बताएगी मेरे बारे में। जया गुस्सा करते हुए कहती है, वो तो मैं नहीं ही बताऊंगी। एक तो सब पहले से ही सब हट है, ऊपर से मैं सबको हट नहीं करूंगी ये न्यूज देकर। प्रिशा कहती है, थैंक्स। वहां का माहौल बहुत ऑकवर्ड हो चुका था। जया शांत होकर बोली, चल छोड़, तू अपनी बेटी से कब मिलवाएगी? आखिर मैं उसकी मासी हूँ। वो कितनी साल की है? क्या नाम है? प्रिशा मुस्कुराकर कहती है, तू बाद में मिल लेना, मुझे वैसे भी कल अब्रॉड जाना है, एयरपोर्ट पर मिल लेना। चल मुझे अब काम है, जाना है। जया उदास होकर कहती है, ओके, लेकिन तू कल ही क्यों जा रही है? अभी तो हम मिले ही है। प्रिशा बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। जया पीछे से देखते हुए कहती है, प्रिशा तुम क्यों झूठ बोल रही हो? सब कुछ पता मैं लगाकर रखूंगी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 116। ईवा का एनएचआई मिलना। प्रिशा वहां से निकल चुकी थी। वही ईवा को टेंशन हो रही थी। वो अपने कमरे के इधर उधर घूमे जा रही थी। ईवा खुद से कहती है, ईवा तुझे कुछ तो करना होगा, वरना मम्मा तुझे लेकर यहाँ से चली जाएंगी। क्या करूं मैं? मुझे नहीं जाना इंडिया से बाहर, ये इस आइडिया।
वो खुश होकर जल्दी से बाहर दौड़कर जाती है और एक बॉक्स लेकर वापस आती है। उसमें से एक छोटा सा कार्ड निकालती है जिसमें एकांश का नाम लिखा था। ये एकांश ने ही उसे दिया था। वो देखकर बहुत खुश हो जाती है। ईवा खुद से कहती है, मैं इनकी हेल्प ले सकती हूँ। ये देखने में तो बहुत पावरफुल लग रहे थे। क्या ये मेरी हेल्प कर सकते हैं मेरी मम्मा को यहाँ रोकने में? वैसे भी मुझे मिस्टर हैंडसम से मिलना है। उन्होंने कहा था कि मुझे कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं कॉल कर सकती हूँ। वो जाकर उसके लिए रखा हुआ फोन लाती है और अपने छोटे छोटे हाथों से नंबर टाइप करती है। रिंग जा रही थी लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा था। एकांश किसी मीटिंग में बिजी था। जब उसका फोन रिंग हुआ तो वहां बैठे सब लोग ध्यान से उसे देखने लगे, क्योंकि वो किसी के भी मीटिंग में फोन बजने पर उसको फायर कर देता था। सब लोग अपने अपने फोन को डर से देखने लगे। सब लोग शॉक थे कि आज पहली बार एकांश के फोन पर वो भी मीटिंग में कॉल आया था। एकांश सबको घूर कर देखता है। एकांश का नंबर लिमिटेड लोगों के पास थी, इसीलिए वो अननोन नंबर देखकर समझ जाता है कि कौन हो सकता है। वो जल्दी से कॉल उठा लेता है और मीटिंग ओवर कर देता है। सब लोग बहुत हैरान थे। सब ये सोचने लगे कि ऐसा कौन था जिसके लिए वो मीटिंग ओवर कर दिया। एकांश कॉल उठाकर कहता है, हेलो। ईवा प्यार से कहती है, हेलो मिस्टर खडूस हैंडसम, क्या आपने मुझे पहचाना? एकांश पोलाइट होकर कहता है, या बेबी, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ? बताओ आप ठीक हो ना? ईवा उदास होकर कहती है, नहीं मैं नहीं ठीक हूँ, मुझे आपसे मिलना है। एकांश थोड़ा घबराते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या किसी ने आपको परेशान किया? ईवा मुस्कुराकर कहती है, नहीं नहीं, मुझे भला कौन ही परेशान कर सकता है। मुझे आपसे मिलना है मिस्टर हैंडसम वाले अंकल, वो भी आज ही, इनफैक्ट अभी ही। एकांश भी कब से चाहता था उससे मिलना। एकांश शांत होकर कहता है, ओके बेबी, आप अपना एड्रेस बताओ। ईवा को नहीं पता था कि वो कहाँ रहती है। एकांश कहता है, ओके बेबी आप रहने दो, मैं पता करता हूँ। ईवा खुश होकर कहती है, ओके। एकांश जल्दी से वो नंबर किसी को देकर एड्रेस बताने को कहता है। कुछ देर बाद वो ईवा से कहता है, बेबी आपके घर के सामने में ही एक पार्क है, जिसका नाम सुवांश पार्क है। ये वंश और सूची के नाम पर पार्क था। आप अपनी मम्मा को लेकर आओ, मैं आ रहा हूँ। ओके। ईवा खुश होते हुए कहती है, ओके मिस्टर हैंडसम, हम जल्दी ही मिलते हैं। दोनों कॉल रख देते हैं। एकांश को न जाने क्यों लेकिन बात करके बहुत सुकून महसूस हो रहा था। वो अपना कार लेकर खुद अकेले ही ईवा से मिलने के लिए चला जाता है। वही ईवा आरू के पास जाती है और देखती है कि आरू फोन पर किसी से बात कर रही है। ईवा उसके पास जाते हुए कहती है, आरू मुझे मिस्टर हैंडसम अंकल से मिलने जाना है, चलो ना, अभी मम्मा भी नहीं आई है। आरू इतना बिजी थी कि उसका बात ही नहीं सुनती है। ईवा को लेट हो रहा था, इसलिए वो फिर से बोलती है, आरू क्या मैं गार्ड अंकल के साथ जाऊं? आरू बात करते करते हाँ बोलती है। ईवा को लगता है उसे बोल रही है, इसीलिए वो खुश होकर वहां से चली जाती है। ईवा खुश होकर गार्ड अंकल के पास जाकर कहती है, अंकल मुझे पार्क जाना है, आरू ने आपके साथ जाने को कहा है, चलो मुझे लेट हो रही है। गार्ड चाहता था कि वो आरू से एक बार परमिशन ले ले, लेकिन ईवा जाने के लिए जल्दी में थी और वो ईवा के मासूमियत देखकर समझ रहा था कि वो झूठ नहीं बोलेगी, इसीलिए वो ईवा को लेकर पार्क में चला जाता है। कुछ देर बाद एकांश भी पहुंच जाता है। ईवा पार्क को देखकर बहुत खुश थी। वो पार्क बहुत सुंदर था। वहां बड़े बड़े लेटर में सुयांश लिखा था। ईवा की तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही थी, इसीलिए वो उस गार्ड से पानी मांगती है। गार्ड कहता है, ईवा बेटा तुम यहीं रुकना, कहीं मत जाना, मैं पानी लेकर आता हूँ। ईवा मुस्कुराकर कहती है, ओके गार्ड अंकल। ईवा देखती है कि एकांश वही कुछ दूरी पर खड़े होकर उसे ढूंढ रहा था। ईवा दौड़कर उसके पास जाती है और बोलती है, हैंडसम अंकल। एकांश जब ये आवाज सुनता है तो उसे बहुत सुकून मिलता है। एकांश मुस्कुराकर उसे देखता है। वो अपने घुटनों पर बैठकर गले लग जाता है। ईवा भी अपने क्यूट और छोटे छोटे हाथों से उसे पकड़ लेती है। ईवा उसके गालों पर किस करती है। एकांश खड़ा होकर इधर उधर देखता है और पूछता है, बेबी आपकी मम्मा या पापा नहीं आए? आप यहाँ किनके साथ आई हो? ईवा इधर उधर देखते हुए कहती है, मैं तो एक गार्ड अंकल के साथ आई हूँ, पता नहीं वो कहाँ गए हैं। एकांश प्यार से कहता है, ओके बेटा, हम यही वेट करते हैं, वो आ जाएंगे। वैसे आप बताओ क्या हो गया था आपको? ईवा उदास होकर कहती है, अंकल मम्मा और मैं कल अब्रॉड जा रहे हैं, मुझे जाने का मन नहीं है, फिर भी मुझे आपके लास्ट बार मिलना था। एकांश उसको खुद से दूर जाने के नाम सुनकर अच्छा नहीं लगता। एकांश शांत होकर कहता है, वैसे आपके गार्ड अंकल कहाँ रह गए? ईवा उदास होकर कहती है, पता नहीं।
एकांश मन में कहता है, इसकी माँ कितनी लापरवाह है जो इतनी छोटी सी बच्ची को किसी गार्ड के सहारे भेज दी है। मुझे औरतों से सख्त नफरत हो गई है। ईवा मुस्कुराकर कहती है, अंकल मुझे आपके घर जाना है, प्लीज। ईवा बड़ी उम्मीद के साथ उसे कहती है। एकांश मुस्कुराकर कहता है, ओके बेबी, लेकिन पहले आपके गार्ड को तो ये बताने दो। ईवा जानती थी कि उसके गार्ड अंकल उसे कहीं नहीं जाने देंगे, इसीलिए वो जिद करने लगती है। तब एकांश मन में कहता है, मैं किसी को इसके घर भेजकर न्यूज दिला देता हूँ। एकांश मुस्कुराकर कहता है, ओके बेबी चलो हम चलते हैं। वहां आरू बात करके ईवा के कमरे में जाती है, लेकिन वहां ईवा नहीं थी। वो ईवा को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। वो तुरंत प्रिशा को कॉल लगाती है। अब क्या होगा आगे? क्या दोबारा मिल पाएंगे एकांश और प्रिशा? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 117। ईवा, इशू और एकांश। प्रिशा कुछ देर बाद कॉल उठाती है। वो पहले से ही टेंशन में थी। प्रिशा कहती है, बोलो आरू क्या हुआ? आरू हड़बड़ाकर कहती है, प्रिशा, वो ईवा कहीं मिल नहीं रही है। न जाने वो कहाँ चली गई है। भाई भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। प्रिशा ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो तुरंत बिना कुछ कहे कॉल काट कर वहां से घर के लिए निकल जाती है। वही एकांश वही ईवा के साथ बातें कर रहा था। ईवा जाने की जिद कर रही थी। एकांश उसे ले जाने के लिए मान जाता है और वहां एक पेज पर लिखकर रख देता है, मैं ईवा को घर शाम तक पहुंचा देगा। और खुद से सोचता है कि वो इन्फॉर्म करने किसी को घर भेज देगा। एकांश को भी पता था कि उसके पेरेंट्स कितने परेशान हो जाएंगे, लेकिन ईवा मानने को तैयार ही नहीं थी और एकांश ईवा की बात भला कैसे नहीं मानता। वो ईवा को अपनी कार में खुद के बगल में बैठाता है। ईवा बहुत खुश लग रही थी। ईवा प्यार से कहती है, मिस्टर हैंडसम, आपकी कार तो बहुत सुंदर है। क्वोट। एकांश हल्का मुस्कुराकर कहती है, क्या आपको इतना पसंद आया? ईवा अपना सर हाँ में हिलाती है। एकांश कार स्टार्ट करते हुए कहता है, ठीक है आप बड़ी हो जाओ, मैं आपको यही गिफ्ट कर दूंगा बेबी। ईवा की आंखों में ये सुनकर चमक आ जाती है। एकांश को उसे देखकर प्रिशा के साथ बिताए कुछ पुराने पल याद आ जाते हैं। वो अपना सर झटकता है। ईवा एकांश की तरफ देखते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम आपके घर में कौन कौन रहता है? एकांश कुछ देर रुकने के बाद बोलता है, मेरे घर में केवल मैं और मेरा बेटा रहते हैं। एकांश उसके बात को काटने के लिए बोलता है, आपकी मम्मा अब्रॉड क्यों जा रही है और आपके घर में कौन कौन है? ईवा अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, मिस्टर हैंडसम मैं तो यहाँ केवल 2 दिनों के लिए ही आई थी। मेरी मम्मा एक मॉडल है और हाँ आपको पता है वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल अप्सरा की तरह। एकांश का दिल ये सब सुनकर न जाने क्यों धड़कने लगता है। वे दोनों न जाने कब बात करते करते घर पहुंच जाते हैं। एकांश अंदर से अंदर बहुत खुश था, लेकिन वो इस बात से दुखी भी थी कि इस बच्ची के साथ वो ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा। ईवा जब देखती है कि वो वहां पहुंच गई है तो एक्साइटेड होकर इधर उधर देखने लगती है। एकांश बस उसे ध्यान से न जाने कब से देखे जा रहा था। उसे ईवा को देखकर अपना ऐसा फील होता था। कुछ देर बाद एकांश कार से निकलकर ईवा को बाहर निकालता है। ईवा चारों तरफ देखते हुए अपना दोनों हाथ फैलाकर कहती है, मिस्टर हैंडसम क्या आप यहाँ इतने बड़े घर में अकेले अपने बेटे के साथ सिर्फ रहते हो? एकांश केवल हाँ में सर हिलाता है। ईवा ये सुनकर उदास होकर कहती है, यहाँ तो मैं भी रह सकती थी लेकिन मुझे तो कल जाना है ना। एकांश हल्का मुस्कुराते हुए उसे खुश करने के लिए कहता है, बेबी चलो अंदर, आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज सुनकर ईवा बहुत खुश हो जाती है। वो एकांश के साथ घर के अंदर चली जाती है। वही हॉल में कोई था जो कब से बैठकर कोई काम कर रहा था। वो कोई और नहीं हमारा इशू था जो मीटिंग के बाद सीधा घर आ गया था। वो हमेशा ऐसा ही करता था ताकि उसके डैड को उस पर ज्यादा शक न हो। जैसे ही इशू किसी बच्चे की आवाज सुनता है वो अपनी नजरें ऊपर करके देखता है। वो ईवा को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वहां खड़े सारे नौकर ईवा को देखकर मुस्कुरा रहे थे लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एकांश के साथ ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो उसे सालों से जानती हो। सब उन्हें सवालिया नजरों से देख रहे थे। ईवा जैसे ही इशू को वहां बैठे देखती है वो एकांश के पास से दौड़कर उसके पास जाती है। ईवा चिल्लाते हुए खुश होकर बोलती है, ओए माय हीरो ब्रो आप भी यहाँ हो। इशू कुछ बोलता उससे पहले ही वो उसे गले लगा लेती है। इशू उसको ऐसे देखकर मुस्कुराता है। इशू मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे आप यहाँ कैसे आई प्रिंसेस? एकांश जो कब से उन दोनों को हैरान होकर देख रहा था वो पीछे से उसके पास आते हुए कहता है, मैं लेकर आया हूँ। इशू कभी ईवा तो कभी एकांश को देख रहा था। ईवा मुस्कुराकर कहती है, हाँ भाई मिस्टर हैंडसम ने मुझे लाया है। क्या आप ही इनके बेटे हो? इशू एकांश को घूरते हुए कहता है, प्रिंसेस आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इनका बेटा होऊंगा?
ईवा दोनों का एक एक हाथ पकड़ बीच में खड़ा हो जाती है और कहती है, क्योंकि आप दोनों बहुत हैंडसम हो और दोनों सुपरहीरो भी। एकांश ये सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा देता है। वहां खड़े नौकर भी मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वो सब कितने दिनों बाद इस घर में किसी की आवाज सुन रहे थे। इशू वहां बैठकर प्यार से कहता है, प्रिंसेस आपको भूख लगी होगी इसीलिए पहले कुछ खा लो। क्या क्या खाती हो आप? ईवा अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, जा बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट खानी है। एकांश वहां बैठते हुए प्यार से कहता है, बेबी पहले आप खा लो, उसके बाद आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है, लेकिन आपको आइसक्रीम नहीं खानी क्योंकि शाम होने को आई है। तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। ये सुनकर इशू घूर कर देखते हुए कहता है, प्रिंसेस अभी जो चाहेगी वो मिलेगा। कोई इसे माना नहीं कर सकता। इशू दोनों को अपना क्यूट सा फेस बनाकर देखती है। ईवा कुछ सोचते हुए कहती है, अब मुझे कुछ नहीं खाना। अब हम सब साथ में खाएंगे। ईवा ये कहकर उठ ही रही होती है कि उसकी तबीयत सही नहीं लगती। वो अचानक से वही बेहोश हो जाती है। वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि पीछे से इशू पकड़ लेता है। इशू परेशानी भरी आवाज में कहता है, प्रिंसेस क्या हुआ आपको? उठो प्रिंसेस। एकांश को तो कुछ समझ नहीं आता कि अचानक क्या हो गया। अभी तो सब सही था। वो अचानक पैनिक करने लगता है। वो इशू के पास जाकर ईवा को गोद में उठाता है और जल्दी जल्दी अपने कमरे के तरफ जाते हुए चिल्लाकर कहता है, कॉल द डॉक्टर नाउ। इशू वो बस नीचे खड़ा ये सब अचानक होते हुए देखे जा रहा था। अब उसके आंखों से आंसू चलने लगते हैं। वो कितना भी स्ट्रांग बनता था लेकिन था तो वो अभी बच्चा ही। वो ईवा के लिए पहली ही मुलाकात से बहुत प्रोटेक्टिव था। वो भी दौड़कर एकांश के पीछे चला जाता है। वही प्रिशा अपने घर जल्दी जल्दी में आती है। उसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि वो कितनी परेशान है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। प्रिशा हड़बड़ाते हुए पूछती है, ईवा कहाँ गई? आरू रोते हुए कहती है, प्रिशा मैं पूरे घर में ढूंढ लिया, न जाने वो अचानक कहाँ गई है। वो आई थी मेरे पास कुछ समय पहले लेकिन मैं कॉल पर थी। उसके बाद से वो नहीं है। प्रिशा को न जाने क्यों कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। प्रिशा रोते हुए कहती है, न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची। वो यहाँ किसी को जानती भी नहीं है। अभी उसकी तबीयत भी सही नहीं है। क्या करूं मैं? फिर अचानक वो ये कहते कहते सीरियस हो जाती है और खुद से कहती है, प्रिशा तू इतनी कमजोर नहीं है। चल उठ और ढूंढ अपनी बेटी को। वो इस दुनिया की कोई भी कोने में होगी तो मैं उसे लेकर रहूंगी। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी एक गार्ड वहां दौड़े दौड़े वहां आता है। ये वही गार्ड था जो इशू को बाहर लेकर गया था। गार्ड जोर जोर से सांस लेते हुए कहता है, मैडम ईवा बिटिया को कोई ले गया। ये सुनकर प्रिशा और आरू उसे हैरान होकर देखने लगते हैं। प्रिशा पैनिक करते हुए कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपने कहा और कब देखा? अब क्या होगा? क्या प्रिशा की सच्चाई एकांश को पता लग जाएगी? क्या करेंगे इशू और एकांश ईवा को बचाने के लिए? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 118। इशू का एकांश पार गुस्सा। गार्ड हकलाते हुए कहता है, हाँ मैडम, ईवा बिटिया को कोई ले गया। मैं पानी लाने गया था तभी मेरे फोन पर कॉल आ गया तो मैं बात करने में रह गया। ये कहकर वो अपना सर झुका लेता है। आरू गुस्से से कहती है, वो आपके साथ कैसे गई? क्या अब आप हमें शुरू से सब बता सकते हैं? वो कहां से कब गायब हुई? गार्ड उसे शुरू से लेकर सारी बात बताता है। कैसे वो और क्यों उसे लेकर गया। गार्ड अपना सर झुकाकर कहता है, मैडम आपने ही तो कहा था ईवा बिटिया को जाने के लिए। उसकी सारी बातें सुनकर दोनों हैरान खड़े थे। आरू वही रोते हुए बैठ जाती है। प्रिशा को धीरे धीरे सब समझ आ रहा था। वो ये सोचने में लगी थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। प्रिशा सीरियस होकर गार्ड को कहती है, काका वो मुझे पेज देना जिसे आप पार्क से लेकर आए हो। गार्ड उसे कहे अनुसार पेज दे देता है। प्रिशा उसे ध्यान से देखने लगती है। वो पेज देखकर डर जाती है। वो अचानक पैनिक करने लगती है। आरू खड़े होकर कहती है, एरिका क्या हुआ? इसमें ऐसा क्या है, तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? प्रिशा धीरे से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आरू कहता है, क्या नहीं हो सकता एरिका? वही दूसरी तरफ बंगलों में डॉक्टर्स की लाइन लग जाती है। सब एक से बढ़कर एक डॉक्टर थे। उसमें से एक डॉक्टर गहलोत भी थे, जिनसे प्रिशा मिलने गई थी और कुछ देर में माहिर भी वहां आ जाता है। आता भी क्यों नहीं इंडिया का बेस्ट डॉक्टर जो था। माहिर डॉक्टर गहलोत के साथ एकांश के कमरे में जाते हैं। वो दोनों वहां का नजारा देखकर शॉक थे, क्योंकि एकांश वहां नीचे किसी का हाथ पकड़े बैठा था और वही दूसरे साइड में इशू बैठा था। दोनों को साथ ऐसे देखना किसी अजूबा से कम नहीं था। माहिर आगे जाकर देखता है तो कोई बच्ची होती है। वही डॉक्टर गहलोत देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो ईवा को वहां देखकर डॉक्टर गहलोत नर्वस फील करने लगते हैं।
एकांश पीछे मुड़कर दोनों को देखता है। उसे डॉक्टर गहलोत को देखकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अभी उसका ध्यान कहीं और था। एकांश दोनों के पास आते हुए सीरियस टोन में कहता है, माहिर अभी के अभी इस छोटी सी बेबी को ठीक करो, चाहे कुछ भी हो। और हाँ मिस्टर गहलोत, आप तो सबसे सीनियर डॉक्टर है, तो उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी, वरना आप। ये सुनकर डॉक्टर गहलोत डर जाते हैं। माहिर कुछ पूछने ही वाला था कि एकांश सीरियस टोन में कहता है, पहले उसे चेक करो, सवाल जवाब बाद में कर लेना। माहिर बिना कुछ बोले आगे जाकर कहता है, इशू बेटा आप बाहर जाओ, हमें चेक करना है। इशू बिना कोई एक्सप्रेशन के बोलता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, समझे आप मेरे सामने ही मेरी प्रिंसेस को ठीक करो माहिर अंकल। अभी तक तो वो ठीक थी, अचानक इसे क्या हुआ। माहिर को दोनों का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें अचानक क्या हो गया है। प्रिंसेस एंड ये बच्ची कौन है जिसके बारे में उसे तक नहीं पता। माहिर लाचार भरी नजरों से एकांश को देखता है। एकांश समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। वो इशू के पास जाकर उसे बिना कुछ कहे अपने गोद में उठा लेता है और बाहर जाने लगता है। इशू चिल्लाते हुए कहता है, छोड़ो मुझे आप, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, आप दूर रहो मुझसे। एकांश उसे फिर भी नहीं छोड़ता है। वो उसे बाहर लेकर चला जाता है। इशू को ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों बाद उसे कोई अपना मिल गया है जिससे वो दर्द शेयर कर सकता है। वो एकांश के गले लगकर रोने लगता है, आखिर था तो वो बच्चा ही। इशू रोते हुए कहता है, उसे क्या हो गया डैडी, उसे कुछ नहीं हो सकता, न जाने क्यों उसे देखकर किसी की याद आती है डैडी। एकांश उसे इतने दिनों बाद डैड सुनकर इमोशनल हो जाता है। वो उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है, इशू उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसे होने ही नहीं दूंगा कुछ। तभी इशू अपने सेंस में आता है। वो जल्दी से चुप होकर उसके गोद से उतर जाता है और सीरियस होकर कहता है, आप तो ऐसे हमेशा बोलते हो, जब मेरी मम्मी मेरे पास थी तब भी और आज भी। लेकिन होता क्या है अंत में, सब हमें छोड़कर चले जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप सबको हमेशा क्यों झूठ का दिलासा देते हो। एकांश को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता है। वो केवल शांत रहकर सुनता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट शांत खड़े थे। कुछ देर बाद माहिर और डॉक्टर गहलोत बाहर आते हैं। माहिर और डॉक्टर गहलोत दोनों शांत खड़े थे। तभी एकांश उससे पूछता है, क्या हुआ माहिर, बेबी कैसी है, वो ठीक तो है ना। माहिर उसे शांत करते हुए कहता है, बेबी ठीक है, लेकिन। ठीक है सुनकर इशू और एकांश दोनों को बहुत राहत मिलती है। एकांश कहता है, लेकिन क्या। तभी डॉक्टर गहलोत सीरियस होकर बोलता है, उसका बोन मैरो नहीं है, वो ऐसे ज्यादा दिन तक नहीं जी सकती। ये सुनकर इशू और एकांश दोनों शॉक्ड और गुस्सा होकर उसे देखने लगते हैं। डॉक्टर गहलोत अपने मन में खुद से कहते हैं, सॉरी मिस प्रिशा, ये मुझे बताना ही पड़ा, मुझे डर था कि कहीं तुम इनसे मदद लेने में देर न कर दो। ईवा को मिस्टर एकांश के अलावा और कोई नहीं बचा सकता, ये तुम भी जानती हो, लेकिन मानने को तैयार नहीं हो। शायद इस कारण से तुम दोनों एक दूसरे से फिर मिल जाओ और मुझे जो गिल्ट है कि मैं नहीं बताया उतने सालों से, वो थोड़ा कम हो जाए। एकांश सीरियस होकर कहता है, डॉक्टर गहलोत वो कैसे ठीक होगी, उसे कैसे भी ठीक करो, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। माहिर आगे आकर कहता है, भाई वो है कौन। एकांश सीरियस टोन में बोलता है, पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो मेरे लिए बहुत कीमती है, उसे तुम कैसे भी ठीक करो। माहिर पोलाइटली कहता है, भाई पहले मुझे इसके पेरेंट्स से मिलना होगा, तभी हमें क्या करना है उसके बारे में पता चलेगा। एकांश अपना फोन निकलता है और ऑर्डर देता है और कॉल कट देता है। वो ईवा का फोटो क्लिक करके सेंड कर देता है। इशू सीरियस होकर कहता है, माहिर अंकल आप सब चीज का इंतजाम कीजिए, इसके पेरेंट्स आते ही सारा काम तुरंत हो जाना चाहिए। माहिर हाँ में अपना सर हिला देता है। डॉक्टर गहलोत केवल शांत सबको देखते रहते हैं। अब क्या होगा, क्या प्रिशा की सच्चाई एकांश को पता लग जाएगी, क्या करेंगे इशू और एकांश ईवा को बचाने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 119। एकांश के घर पैची प्रिशा। प्रिशा वो हैंडराइटिंग देखकर वहां से बिना कुछ कहे बाहर निकल जाती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। वो आगे चलते चलते रुककर एक बार पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं था। प्रिशा अभी उस हालत में नहीं थी कि कुछ समझ पाए। वही आरू विवान के ऑफिस चली जाती है। उसका कॉल नहीं लग रहा था। आरू को लगा था कि उसका भाई को पता चलेगा तभी कुछ होगा, उसे उसको बताना जरूरी था। वही प्रिशा के सामने एक मास्क लगाए आदमी आकर कहता है, मैडम आप ईवा की मां है, चलिए मेरे साथ, मेरे सर ने आपको बुलाया है। प्रिशा हैरान होकर कहती है, क्यों और आप ईवा को कैसे जानते हो और वो है कहाँ, बताओ मुझे। क्वोट। वो आदमी सीरियस होकर कहता है, ये सब आपको बाद में पता चलेगा, अभी आप मेरे साथ चलिए। प्रिशा के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था। वो उसके साथ जाने लगती है।
उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि कोई तो है को उसका पीछा कर रहा था। वो रुककर फिर से पीछे मुड़कर देखती है, फिर वहां कोई नहीं था। तभी वो आदमी सीरियस होकर बोलता है, मैडम जल्दी चलिए, हमारे पास समय नहीं है। प्रिशा उसके साथ कार में बैठती है और वो आदमी कार शुरू कर देता है। वो जानती थी कि उसके दुश्मन इस चीज का बहुत फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसे अभी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अभी अपनी बेटी से मिलना चाहती है, उसे देखना चाहती है और गले लगाना चाहती है। प्रिशा को बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे न जाने क्यों कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। वो भगवान से केवल यही प्रे कर रही थी कि उसकी बेटी सेफ हो। प्रिशा अपनी ही ख्यालों में गुम थी, तभी कार से हॉर्न की आवाज आती है। वो अपने सेंस से बाहर आती है और देखती है कि वो किसी बंगलो के बाहर खड़ी है। वो बंगला एकांश का न्यू बंगला था। प्रिशा खुद से कहती है, क्या वो राइटिंग उनका नहीं है तो किसका है? उसे ये सब सोचते हुए डर लगने लगता है। जब उसको लगा था कि वो राइटिंग एकांश का हो सकता है, तब उसे उतना डर नहीं लगा था जितना अभी लग रहा था, क्योंकि उसे ये पता था कि एकांश का घर बहुत सेफ था। वो जब तक उससे मिल नहीं लेता वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब वो आदमी सीरियस टोन में कहता है, आप मेरे पीछे पीछे आओ, हमारे बॉस ने जल्दी आने को कहा है। प्रिशा वहीं रुककर एक बार फिर से इधर उधर देखती है। अब उसे ऐसा लगता है कि वहां कोई नहीं है। वो उस आदमी के पीछे पीछे घर को देखते हुए अंदर जाती है। प्रिशा सीरियस टोन में कहती है, मिस्टर मेरी बेटी कहाँ है? अब तो मैं इस घर में आपके पीछे पीछे आ हूं। यह कोई रहता भी है या नहीं? यहाँ इतना शांति क्यों है? वो आदमी कहता है, मैडम आप आराम से बैठो, कुछ देर में सर नीचे आएंगे और आपसे बात करेंगे। ये कहकर वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। प्रिशा अब अपना खुराफाती दिमाग लगाने लगती है। उसे अब रहा नहीं जा रहा था। उसके पास इतना समय नहीं था कि वो किसी के और आने का वेट करे। प्रिशा खुद से कहती है, वो आदमी कह रहा था कि उसका बॉस ऊपर है, वो मुझे ऊपर ही मिलेगा। वो सीढ़ियों से चढ़कर जल्दी जल्दी ऊपर जाती है। वो बंगलो इतना बड़ा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना किधर है। वो चलते चलते देखती है कि वहां कुछ नौकर खड़े थे। उन लोग आपस में बातें कर रहे थे, यार वो बच्ची है कौन, बहुत प्यारी बच्ची है, भगवान उसको जल्दी ठीक कर दे, तुम देख नहीं रहे हो कि हमारे बॉस कितने टेंशन में है। क्वोट। ये सुनते ही प्रिशा का होश उड़ जाता है। वो जाकर उस नौकर से पूछती है, वो बच्ची कहाँ है? पहला नौकर घूरते हुए कहता है, मैडम आप कौन? हमने आपको यहाँ कभी नहीं देखा। आपको पता नहीं है कि यहाँ लड़कियों को आना मना है? प्रिशा गुस्से में कहती है, अपना बकवास बंद करो और बताओ कि मेरी बच्ची कहाँ है। उन लोग जब ये सुनते हैं कि वो बच्ची इसकी है, तब दोनों प्रिशा को रास्ता बता देते हैं। प्रिशा बिना वक्त गवाए वहां से चली जाती है। ईवा को जिस कमरे में रखा गया था, इस कमरे के बाहर कुछ डॉक्टर्स खड़े थे। उनमें से एक डॉक्टर गहलोत भी थे। प्रिशा बिना किसी को देखे उस कमरे के अंदर चली जाती है। प्रिशा रोकर चिल्लाते हुए कहती है, ईवा बेबी। उस कमरे में खड़े एकांश, इशू और माहिर तीनों उसे ही देखने लगते हैं। तीनों शॉक्ड होकर उसे बस देखे जा रहे थे, जैसे उन्हें सदमा लगा हो। प्रिशा का अभी ध्यान कहीं था ही नहीं। वो बस ईवा के बगल में जाकर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, बेटू आपको क्या हो गया है? उठो ना आप अपनी मम्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको मैं ठीक कर दूंगी। आपको मैंने माना किया था न कि कहीं मत जाना। आप क्यों नहीं सुनते हो मेरी? ये कहकर वो रोने लगती है। एकांश और इशू ये सब सुनकर अपने सेंस में आता है। माहिर जो अभी ये सब देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है, वो बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल जाता है। वो समझ गया था कि एकांश को अब मिस एरिका से कुछ बात करनी होगी। इशू धीरे से अपने आंखों में आंसू लिए हुए कहता है, मॉमी, यानी प्रिंसेस आपकी बेटी है, यानी वो मेरी सच में बहन है। इसका मतलब उस दिन आप प्रिंसेस के बारे में ही बात कर रही थी। ये सोचते सोचते अचानक इशू का चेहरा कठोर हो जाता है। वही एकांश को अब कुछ समझ नहीं आता। एकांश अपने मन में कहता है, प्रिशा इसकी माँ है। क्या सच में? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या इसने सच कहा था कि ये विवान की पत्नी एरिका है? नो वे, मेरे से इतना बड़ा गलती पहचानने में नहीं हो सकती, और अगर ये प्रिशा है तो ये ईवा मेरी बेटी भी हो सकती है। वॉट? ये मैं क्या सोच रहा हूँ? वो अपना सर को जल्दी से झटकता है। ये मैं क्या सोच रहा था, ऐसा नहीं हो सकता, नो नो। प्रिशा को रोते हुए इशू और एकांश दोनों से देख नहीं जा रहा था। इशू अब एकांश की तरफ देखने लगता है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके डैडी क्या सोच रहे हैं प्रिशा को देखकर। इशू एकांश के पास आकर धीरे से कहता है, क्या आप ठीक है? एकांश को तो विश्वास ही नहीं होता कि उसका बेटा उसका केयर भी कर सकता है, जबकि अभी खुद वो इस हाल में नहीं है। एकांश हाँ में अपना सर हिलाता है।
उसके बाद इशू बिना किसी का सुने प्रिशा के पास धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों से चलकर जाता है और पीछे से सीरियस होकर ही बोलता है, वो ठीक हो जाएगी, आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या होगा आगे? क्या एकांश को पूरी सच्चाई मालूम चल जाएगी? कैसा होगा रिएक्शन प्रिशा का इशू से मिलकर? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 120। प्रिशा की मजबूरी। प्रिशा किसी का आवाज सुनकर पीछे देखती है। वो सामने खड़े इंसान को देखकर शॉक थी। प्रिशा धीरे से खुद से कहती है, मेरा बेटा इशू। प्रिशा के कदम खुद पर खुद इशू के तरफ चल देते हैं। वो इशू को पकड़ने ही वाली होती है कि बीच में एकांश आ जाता है। एकांश सीरियस टोन में कहता है, मिस एरिका, इसे छूने की हिम्मत भी मत करना तुम। ये मेरा बेटा है, समझी? इशू एकांश को घूर कर देखने लगता है। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी एक बार प्रिशा के गले लगना चाहता था। इशू एकांश से दूर हट जाता है, दोनों उसे देखने लगते हैं। प्रिशा एकांश को देखकर शॉक थी। उसे सब समझ आ जाता है कि उसका शक गलत नहीं था। प्रिशा गुस्सा होकर कहती है, वो आप है जिसने मेरी बेटी को खुद से यहाँ लेकर आया। आपकी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, वो भी केवल मेरी ही बेटी है मिस्टर एकांश। आप क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़ देते? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं आपकी प्रिशा नहीं हूँ। एकांश को ये सब सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो सरकास्टिक स्माइल के साथ कहता है, मिस एरिका, मैंने अभी तक ये सब नहीं कहा, और हाँ, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे पता भी नहीं था कि वो तुम्हारी बेटी है। इसीलिए तुम अपनी हद में रहकर बोलो, वरना शायद तुम सोच नहीं सकती कि क्या कर सकता हूँ। वही खड़े इशू को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसको दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इशू अपनी माँ के प्यार के लिए अंदर से अंदर तरस रहा था, लेकिन वो अपने ईगो के कारण कुछ कर भी नहीं सकता था। प्रिशा खुद को स्ट्रांग दिखाते हुए कहती है, मिस्टर, अब आपका अपना एटीट्यूड दिखाना हो गया हो तो क्या मैं अपनी बेटी को लेकर जा सकती हूँ? एकांश गुस्से में उसको घूर कर देखता है और कहता है, तुम यहाँ आई भी मेरी मर्जी से हो और जाओगी मेरी मर्जी से ही। इसीलिए अपना ये खाली दिमाग चलाना बंद करो। मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा। ये मैं केवल ईवा बेबी के लिए कर रहा हूँ। प्रिशा कुछ देर बाद गुस्से में कहती है, अच्छा, वो आपकी लगती क्या है? क्या आप किसी के साथ भी यही करते हो? नहीं ना? तो प्लीज मुझे और मेरी बेटी को बख्श दो। प्रिशा अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहती है, अगर विवान को इस बारे में पता चला न तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे मिस्टर एकांश। समझे आप? मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। एकांश गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले ही इशू कहता है, रुक जाओ आप। क्वोट। वो सामने आकर रुट तरीके से कहता है, मिस एरिका, आपको जहां जाना होगा चली जाना आप। वैसे भी आपको कोई नहीं रोकेगा, और हाँ मिस्टर एकांश, और मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अकेले रहना सीख लिया है। लेकिन ये आप भी जानती है कि आपकी बेटी की मदद इतनी जल्दी सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एकांश ही कर सकते हैं। प्रिशा तो वही शॉक खड़ी थी, क्योंकि उसका बेटा उससे तो बात कर रहा था, लेकिन जैसा वो चाहती थी वैसे नहीं। वो बिल्कुल अलग लग रहा था। वो कभी सोच नहीं सकती थी जो बच्चा दिन भर खुशी से इधर उधर घूमता था वो आज कितने बदल गया था। वो अपने डैड को मिस्टर एकांश क्यों कह रहा था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रिशा अपने मन में खुद से कहती है, एकांश, आपने मेरे बेटे को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। आप देखो ना, उसके चेहरे का रौनक ही चला गया है। ये मेरा बेटू इशू नहीं लग रहा। वो मुझे देखते ही सबसे पहले मुझे हग कर लेता। आप मेरे बेटे तक को नहीं संभाल पाए। प्रिशा न चाहते हुए भी इशू का बात नहीं टाल सकती थी। प्रिशा बिना कुछ कहे ईवा के बगल में जाकर बैठ जाती है। एकांश उसे देखने लगता है। प्रिशा विवान को एक मैसेज करती है, विवान, ईवा मिल चुकी है, मैं अभी उसके साथ कहीं और हूँ, कल तुमसे मिलती है। क्वोट। प्रिशा ईवा के तरफ देखते हुए कहती है, ईवा बेबी, हम जल्दी ही यहाँ से चलेंगे। हमें जाना ही होगा। आप जल्दी से ठीक हो जाओ। आपको अपनी मम्मा के लिए ठीक होना होगा। कुछ देर तक एकांश और इशू उसे वही बैठे देखते हैं। एकांश खुद से कहता है, तुम चाहे अपना लुक कितना भी चेंज कर लो, लेकिन तुम्हारी सुंदरता कभी घट नहीं सकती। तुम पहले भी उतनी ही सुंदर थी, आज भी उतनी ही हो, लेकिन बदल सिर्फ तुम गई हो। लेकिन जो तुमने किया है उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। अब केवल मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत। तुम मुझे झेलने के लिए तैयार हो जाओ मिस एरिका। बाहर से माहिर अंदर आता है और एकांश को कुछ समझाता है। माहिर एरिका के पास जाकर कहता है, मिस एरिका, आप नीचे जाकर बैठो। सारा इंतजाम हो गया है। आप टेंशन मत लो, बेबी सही हो जाएगी। प्रिशा बिन कुछ बोले ईवा को किस करती है और वहां से निकल जाती है। इशू भी उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। एकांश वही था और माहिर को कुछ अच्छे से समझा रहा था। प्रिशा जाकर हॉल में बैठती है, तभी इशू आकर वही उससे कुछ दूरी पर जाकर बैठ जाता है। वो प्रिशा को केवल ध्यान से देखे जा रहा था। जब प्रिशा को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है तो वो उधर मुड़कर देखती है।
इशू अपनी नजरें जल्दी से फेर लेता है। प्रिशा इशू से बात करना चाहती थी लेकिन वो इतनी जल्दी टूट नहीं सकती। कोई माँ इतनी भी कठोर कैसे हो सकती है। प्रिशा ने सुबह से ही कुछ खाना नहीं खाया था। वो आज बहुत थक भी गई थी। उसके चेहरे से उसका थकान साफ साफ दिख रहा था। इशू एक नौकर को कुछ इशारा करता है। वो नौकर उसका इशारा समझ जाता है। वो कुछ देर बाद एक कप कॉफी लेकर आता है और प्रिशा से कहता है, मैम कॉफी। प्रिशा उसे देखते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। इशू याद करता है कि जब वो कभी बीमार पड़ता था तो प्रिशा कैसे वो खाना नहीं खाती थी जब तक इशू न खा ले। उसे ये सोचते सोचते आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नौकर वहां से चला जाता है। देखते देखते रात हो जाती है। प्रिशा वही के वही बैठे रहती है। इशू भी वैसे ही बैठा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वो वहां से जाएगा प्रिशा कहीं गायब न हो जाए। वो ऊपर से जानता था कि एरिका है लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। अब क्या होगा आगे? प्रिशा के दूर जाने के पीछे क्या हो सकती है कारण? क्या इशू या एकांश को पूरी सच्चाई पता लग जाएगी? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 121। माँ बेटे का प्यार। प्रिशा वही सोफे पर बैठकर अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। न जाने कब दोपहर से रात हो जाती है उसे पता तक नहीं चलता। तभी माहिर और एकांश दोनों नीचे आते हैं। जैसे ही प्रिशा माहिर को देखती है वो जल्दी से उसके पास जाती है और घबराते हुए कहती है, मिस्टर माहिर मेरी बेटी अब कैसी है? क्या वो ठीक है? माहिर प्रिशा को देखते हुए कहता है, मिस एरिका आप शांत हो जाओ। इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है, वो अब ठीक है। कल सुबह तक उसे होश भी आ जाएगी। प्रिशा को ये सुनकर उसके आंखों में चमक आ जाती है। वो आभार व्यक्त करते हुए कहती है, थैंक यू सो मच मिस्टर माहिर। आपको जितना थैंक यू बोलूं कम है। क्वोट। माहिर हल्का मुस्कुराकर जानबूझकर कहता है, मिस एरिका थैंक यू मुझे नहीं, आप एकांश भाई को बोलिए। आज उनके वजह से छोटी बेबी ईवा ठीक है, वरना न जाने क्या हो जाता। सब तो भाई ने किया है, मैंने तो केवल एक डॉक्टर का फर्ज निभाया है। ये कहकर वो एक कमरे में फ्रेश होने चला जाता है। प्रिशा अपनी नजरें ऊपर करके देखती है तो देखती है कि एकांश वही उसको इग्नोर करके सोफे पर बैठ जाता है। ये प्रिशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रिशा एकांश को थैंक यू कहना चाहती है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करे। प्रिशा अपने मन में कहती है, क्या मैंने ईवा को इनसे दूर रखकर कुछ गलत तो नहीं किया? क्या मैंने जैसा सोचा था वैसा था भी या नहीं? प्रिशा अपने ख्यालों को झटककर एकांश के पास जाती है। ईवा और एकांश दोनों ये अच्छे से नोटिस कर रहे थे। करते भी क्यों नहीं? आखिरकार कितने दिनों बाद इस घर में कोई लड़की थी। जैसा वो चाहते थे वैसा था। लेकिन फिर भी दोनों जानबूझकर ऐसा दिख रहा थे कि उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिशा इशू को देखती है जो बिल्कुल अपने डैड ऐसा बिहेव कर रहा था। प्रिशा इरिटेट होकर मन में कहती है, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्या इतनी जल्दी ये सब प्रिशा को भूल गए? ये दोनों बाप बेटे भी ना। खैर छोड़ प्रिशा, अभी जो बोलना है वो बोलो। वैसे भी आज आखिरी बार अपने बेटे से मिल रही हूँ। प्रिशा एकांश के बगल में जाकर खड़े होकर धीरे से कहती है, थैंक यू मिस्टर एकांश। एकांश ऐसा बिहेव करता है जैसे उसने सुना ना हो। प्रिशा एकांश को रिएक्ट न करते देख फिर से कहती है, थैंक यू मिस्टर एकांश। एकांश अपना सर ऊपर करके प्रिशा को देखता है और रुड तरीके से कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर नहीं तो तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? प्रिशा इधर उधर देखते हुए कहती है, वो मैं कह रही थी। एकांश अपना आईब्रो उचकाते हुए कहता है, वो क्या लगा रखा है, जो बोलना है साफ साफ बोलो। प्रिशा जल्दी से एक ही सांस में कहती है, थैंक यू सो मच मिस्टर एकांश। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। मैं इसके बदले में आपके लिए क्या कर सकती हूँ? क्वोट। एकांश बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ओह तो तुम थैंक यू भी कहना सीखी हो। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये सिर्फ छोटी बेबी ईवा के लिए किया हूँ और हाँ अपने के अलावा किसी की भी हेल्प बिना मतलब से नहीं करता। प्रिशा अपने मन में कहती है, वो मुझे पता है। डायलॉग बाजी तो देखो इनकी अभी तक नहीं है। अब तो और खडूस अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गए हैं। प्रिशा एकांश से आगे कहती है, मिस्टर एकांश हम कल अब्रॉड जाना था तो मैं ईवा के कारण डेट पोस्टपोन तो कर दूंगी लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ईवा को कल सुबह यहाँ से जाने दे। प्रिशा अच्छे से जानती थी कि एकांश कैसा है। वो जल्दी उसे वहां से नहीं जाने देगा। एकांश सीरियस होकर बोलता है, पहले तुम आराम कर लो। इस बारे में मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, कल बात करेंगे। प्रिशा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो न चाहते हुए भी इशू के पास जाती है और बैठ जाती है। प्रिशा के पेट से भूख के कारण आवाज आने लगती है। ये इशू अच्छे से सुन सकता था। इशू से रहा नहीं जाता। वो एक सर्वेंट को बुलाकर कहता है, सबका खाना लगाओ, समय हो चुका है और मेरे से बहुत काम है, समझे? जल्दी लगाओ। इशू का बात सुनकर एकांश भी उसके पीछे पीछे जाता है।
दोनों बाप बेटा का हर रोज का यही आदत था। प्रिशा अच्छे से महसूस कर पा रही थी कि दोनों के बीच कोई मतभेद है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी एकांश की आवाज आती है, तुम्हें कोई इन्वेस्टिगेशन देना होगा। आकर शांति से बैठकर खाना खाओ। यहाँ कोई भी भूखा नहीं सो सकता, ये यहाँ का रूल है। प्रिशा ये सुनकर जल्दी से आकर इशू के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। वहां बहुत सन्नाटा था। ईवा और एकांश बिना कुछ बोले खाना खाना शुरू कर देते हैं। प्रिशा देखती है कि इशू के खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, फिर भी वो जानबूझकर वहां था, वो भी सिर्फ उसके लिए। ये सोचकर वो हल्का मुस्कुरा देती है और खुद से कहती है, अभी भी कुछ चीजें नहीं बदली है। इशू वहां रखा नाइफ लेता है और वो कुछ फ्रूट्स छीलने लगता है। उसका खाने का थोड़ा सा भी मन नहीं था। इशू फ्रूट्स छीलते छीलते प्रिशा की तरफ देख ही रहा था कि तब तक उस नाइफ से उसको हाथ पर लग जाता है और कट्स हो जाते हैं। उसके हाथ से बहुत खून बहने लगते हैं। प्रिशा ये देखकर हड़बड़ा जाती है और जल्दी से वो नाइफ छीनकर फेंक देती है। एकांश भी उठाकर आने ही वाला था कि वो प्रिशा को देखकर शॉक था। प्रिशा गुस्से में जोर से सर्वेंट से कहती है, फर्स्ट एड लाओ। मैंने कहा फर्स्ट एड लाओ। इशू उसे ध्यान से देखने लगता है और कहता है, आप छोड़ो मुझे। मुझे कुछ नहीं हुआ है। इतना दर्द सहने का आदत है मुझे। प्रिशा गुस्से में इशू को देखकर डांटते हुए कहती है, शांति से बैठे रहो। मैं कब से देख रही हूं तुम्हें, ये सब क्या लगा रखे हो। जब फ्रूट्स खाने का मन था तो किसी सर्वेंट्स या मुझे कह देते, मैं छिल देती। वो डांट ही रही होती है कि सर्वेंट्स फर्स्ट एड लाकर देता है। प्रिशा उस फर्स्ट एड लेकर जल्दी से पट्टी करने लगती है। एकांश कभी अपने बेटे को तो कभी प्रिशा को देख रहा था। ईवा को ऐसा बहुत दिनों बाद सुकून मिला था, वो इमोशनल हो गया था। वो आज कितने दिनों बाद डांट खा रहा था। इशू को याद ही नहीं रहा कि वो उसकी मां नहीं है। वो बिल्कुल उसकी अभी प्रिशा की तरह केयर कर रही थी। प्रिशा उसको धीरे धीरे अच्छे से पट्टी कर देती है और स्ट्रिक्ट आवाज में कहती है, तुम यहां से हिलना नहीं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इशू बस वैसे ही उसको देखते रहता है। प्रिशा कुछ देर बाद आती है और खाने का प्लेट अच्छे से सजाकर लाती है। वो इशू को सर्व करती है और एकांश को भी जाकर देती है। एकांश सीरियस होकर इशू से कहता है, इशू क्या तुम ठीक हो। इशू केवल हम में जवाब देता है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 122। एकांश और प्रिशा का रोमांस। एकांश थोड़ा चिंतित भरी स्वर में इशू से कहता है, क्या तुम ठीक हो। प्रिशा उसे घूर कर देखती है और अपने मन में कहती है, क्या ये पूछने की बात है, अभी मेरे बेटे को लगी है तो वो ठीक कैसे हो सकता है। इशू अपने खाने की तरफ देखते हुए एकांश से रुड आवाज में कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हाँ यहाँ मेरे लिए परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है। प्रिशा अपने लाचार भरी नजरों से उसे देखती है और अपने मन में कहती है, बेटा तुम अभी कुछ नहीं जानते। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे दोषी मानते हो, तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं मजबूर थी और मुझे तुमसे दूर जाना ही पड़ा। प्रिशा अपने ख्यालों को झटकर वहीं पर बैठ जाती है और सब खाने लगते हैं। प्रिशा देखती है कि इशू खाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अच्छे से खा नहीं पा रहा था। प्रिशा से अब रहा नहीं जाता, वो इशू का थाली अपने तरफ लाती है और वो एक रोटी के टुकड़े को लेकर उसको खिलाने के लिए मुंह तक ले जाती है। इशू बस उसे देखे जा रहा था। ये सब देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाता है। कितने सालों बाद कोई उसे खिला रहा था। प्रिशा प्यार से कहती है, तुम्हें खाने में नहीं बनेगा इसीलिए मैं हेल्प कर देती हूँ, खा लो। एकांश ये सब बस देखे जा रहा था। एकांश अपने रुड आवाज में कहती है, मिस प्रिशा अब मेरे बेटे को इमोशनली वीक मत बनाओ। तुम उसकी हेल्प आज कर रही हो लेकिन फिर कल से क्या। प्रिशा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपना हाथ पीछे करने ही वाली होती है कि तब तक इशू उसके हाथ से खा लेता है और वो उसके बाद वहां से उठकर वो अपने कमरे में चला जाता है। ये देखकर दोनों शॉक थे। प्रिशा बिना कुछ बोले वहीं बैठी रहती है। वहां की चुप्पी तोड़ते हुए प्रिशा कहती है, मिस्टर एकांश, क्या आप इशू से नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते। एकांश उसको घूर कर देखता है और उठकर उसके पास आते हुए कहता है, मिस प्रिशा, तुम्हें नहीं लगता कि आप मेरे साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रही है। तुम मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती, यही अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रिशा सरकास्टिक वे में कहती है, मिस्टर एकांश मुझे आपके लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन इशू को देखकर मुझे रहा नहीं गया। वो छोटा बच्चों जैसा बिहेव नहीं कर रहा। वो इतने कम उम्र में इतना मैच्योर हो गया है कि शायद उतने बड़े लोग भी नहीं हो पाते। उसे चोट लगने के बाद भी दर्द नहीं हुआ। सॉरी टू से मिस्टर एकांश। अगर वो अपनी मां के जाने के बाद वो ऐसा हो गया है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि वो आपकी केयर देखे, प्यार को महसूस करे। एकांश को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में प्रिशा के पास आता है और उसका जबड़ा पकड़ दांत पिसते हुए कहता है, तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं।
मैं अपने बेटे को ऐसा ट्रेंड ही किया हूँ कि वो कैसा भी सिचुएशन के लिए अब रेडी है। और मिस एरिका, मैं तुम्हें एक बार अपनी प्रिशा क्या कह दिया, तुम तो सच करे खुद को मेरी प्रिशा मान ली। मैं ये हक किसी को अभी तक नहीं दिया हूँ। प्रिशा को अब बहुत दर्द हो रहा था, धीरे धीरे एकांश और खतरनाक लग रहा था। प्रिशा गुस्से से एकांश को पीछे धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन एकांश तो एकदम जिद पर आ गया था। वो उसे नहीं छोड़ रहा था। उसे अभी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो प्रिशा के इतने नजदीक आकर उससे अट्रैक्ट होने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। अचानक एकांश का गला सूखने लगता है। एकांश जल्दी से पीछे हटता है और पीछे मुड़कर बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। प्रिशा को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आज एकांश को गुस्से में सब कुछ बोलने वाली होती है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे चल रही थी। एकांश को महसूस होता है कि प्रिशा पीछे पीछे आ रही है, तो वो वहीं रुक जाता है और उसके तरफ मुड़कर देखने लगता है। लेकिन प्रिशा थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि उसका पैर कारपेट में फंस जाता है, तो वो खुद को संभाल नहीं पाती है और एकांश के ऊपर गिर जाती है। एकांश और प्रिशा दोनों नीचे एक साथ गिर जाते हैं। एकांश के ऊपर प्रिशा थी और एकांश उसे बस घूर घूर कर देखे जा रहा था। प्रिशा के हाथ एकांश के खुले चेस्ट को टच कर रहा था। प्रिशा को जब ये एहसास होता है, वो अपना सर ऊपर करके देखती है। वो ये सब देखकर शॉक थी। उतना देर से जैसे एकांश ने खुद को कंट्रोल कर रखा था, ये वही जानता था। अब प्रिशा उसके इतने करीब आकर शेर को नींद से जगा चुकी थी। प्रिशा वहां से उठने को ही होती है कि एकांश उसको पकड़कर अपने पास खींच लेता है। प्रिशा इस चीज से हैरान हो जाती है। उसकी धड़कनें काफी बढ़ चुके थे। ये एकांश को भी अच्छे से सुनाई देता है। दोनों अभी बहुत ही अजीब पोजीशन में थे। एकांश की नजर केवल प्रिशा की चेहरे पर थी। उसका एक एक रिएक्शन वो नोटिस कर रहा था। वो एक हाथ से प्रिशा की कमर को पकड़ता है, दूसरा हाथ से उसका सर पकड़कर उसका फेस अपने पास लाता है और किस करने लगता है। प्रिशा तो बस हैरान अपने आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। एकांश शुरू में उसे बहुत रफ तरीके से किस कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ही सॉफ्ट था। प्रिशा को ऐसा लग रहा था कि वो 5 साल पहले जिस एकांश को जानती थी अभी वो ही है, वो बस खो सी गई थी। एकांश उसके लिप्स को लीक करने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सॉफ्ट कैंडी हो। वो बिल्कुल खुद से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो किस करते करते उसके गर्दन तक आ जाता है। प्रिशा अपने सेंस में आती है और उसके ऊपर से उठने की कोशिश करने लगती है। प्रिशा गुस्से में कहती है, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर एकांश, छोड़िए मुझे। एकांश सरकास्टिक मुस्कुराते हुए खुद को पलट देता है और प्रिशा के ऊपर आ जाता है और कहता है, मिस एरिका, क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा? आप तो तब से मेरा फायदा उठा रही थी। प्रिशा का ये सुनकर उसका कान लाल हो जाता है। एकांश ये अच्छे से नोटिस करता है। प्रिशा उसे घूरते हुए कहती है, मैं कब फायदा उठा रही थी आपका? ये आप है जो मेरा फायदा उठा रहे हैं। अब हटिए मेरे ऊपर से। ये कहकर वो इधर उधर देखने लगती है। एकांश उसके कान के पास जाकर सेडिक्टिव आवाज में कहता है, क्यों मिस एरिका, तुम तो मेरे पास आने के बहाने खोजने लगी हो। क्या मैं तुम्हें पसंद आ गया हूँ? मैं चीज ही ऐसा हूँ जैसी देखकर कोई मेरे करीब आने से खुद को रोक ही नहीं पाता है। एकांश इतना कहकर प्रिशा के लिप्स पर हल्का किस करके उठ जाता है और एटीट्यूड के साथ वहां से अपने कमरे में चला जाता है। प्रिशा बस शॉक्ड वही वैसे ही जमीन पर पड़ी थी। वो अचानक उठकर हल्का मुस्कुराकर कहती है, इन्होंने अपना खुद का तारीफ करना नहीं छोड़ा। इनका कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर वो ईवा के पास चली जाती है। वही दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी बैठा था। तभी उस कमरे में दूसरा आदमी आकर कहता है, बॉस वो इंडिया में ही है और शायद वो ही है। मैंने उसका पीछा किया था। वो किसी बंगलो के अंदर जा रही थी। वो बहुत जल्दी में थी। वो आदमी अपने रौबदार आवाज में कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो वही थी? क्या वो सच में अभी तक जिंदा है? दूसरा आदमी डरते हुए कहता है, हाँ बॉस वो वही थी। ये सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, आखिरकार तुम मिल ही गई मुझे। क्या होगा आगे? कौन है वो आदमी? क्या है प्रिशा की सच्चाई? क्या करेगा एकांश प्रिशा के साथ? क्या होगा जब ईवा को होश आएगा? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 123। एकांश की धमकी। प्रिशा ईवा के पास जाती है तो देखती है कि उसके बगल में एकांश बैठा हुआ है। वो चाहकर भी एकांश से नजरें नहीं मिला पा रही थी। प्रिशा जाकर ईवा के दूसरे साइड में बैठ जाती है। प्रिशा आज बहुत थकी हुई थी, फिर भी वो ईवा के लिए वही बैठी रहती है। एकांश उसे कब से नोटिस कर रहा था। एकांश अपने रुड आवाज में कहता है, तुम जाकर सोफे पर सो जाओ, मैं यही सोऊंगा। प्रिशा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। प्रिशा उसको घूरते हुए कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना, आप जाकर सोफे पर सो जाओ। मैं हूं अपनी बेटी के पास, वैसे भी मैंने विवान को मैसेज कर दिया है कि ईवा ठीक है। एकांश सरकास्टिक मुस्कुराते हुए कहता है, विवान विवान विवान,
तुम्हारे लिए विवान इतना करती है ना। वैसे तुम किस हस्बैंड की बात कर रही हो? जो खुद की कंपनी नहीं संभाल सकता वो ईवा बेबी और तुम्हें संभालेगा। प्रिशा उसे कंफ्यूज नजरों से देखती है और कहती है, आपका मतलब क्या है? उनका कंपनी दिन पर दिन ग्रो ही कर रहा है। आपको शायद अच्छे से जानकारी नहीं है मिस्टर एकांश। विवान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे में से एक है। उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। एकांश जल्दी से कहता है, अच्छा और तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड मिस एरिका? क्वोट। प्रिशा बिना सोचे समझे कहती है, मेरे तो भाई। प्रिशा इतना ही कहती है कि उसको ध्यान आता है कि वो क्या कहने वाली थी। प्रिशा अपनी नजरें इधर उधर करते हुए कहती है, अरे मेरा मतलब है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एकांश उसको घूरते हुए कहता है, तो मिस प्रिशा आपको क्या लगता है यहाँ कोई भी द एकांश अदानी का कुछ बिगड़ सकता है? ओ हाँ, आप इस कंट्री में नई नई जो आई है। आपने तो कभी मुझे मिला भी नहीं। तब कैसे ही जानेंगी आप? वैसे आपने विदेश में भी मेरा नाम पहले सुना ही होगा। प्रिशा उसके बातों से बहुत इरिटेट हो रही थी। वो एकांश को बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसे पता था कि एकांश उससे ये सब जानबूझकर पूछ रहा था। प्रिशा को अब थोड़ा डर लगने लगता है। प्रिशा अपने मन में कहती है, मैं ये सब में विवान को नहीं फंसने दे सकती। उसने ऑलरेडी मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैं जानती हूँ कि एकांश का एक भी शब्द बेकार नहीं जाता है, पक्का इन्होंने कुछ तो सोच रखा है। प्रिशा वहां से उठती है और पिलो लेकर सोफे पर चली जाती है। उसे एकांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एकांश था ही इतना जिद्दी, जो वो एक बार बोल देता था वही करता था। वो वहां से हिलने वाला भी नहीं था। प्रिशा खुद से गुस्से में कहती है, ये खडूस का खडूस रहेंगे, इनको तो मैं। ये कहकर वो सोफे पर सो जाती है। एकांश को जब लगने लगता है कि प्रिशा सो गई है तो वो उठकर उसके पास आता है और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। वो उसके चेहरे को कुछ देर ऐसे ही देखकर उसे कंबल अच्छे से ओढ़ाता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह सूर्य की किरणें रूम के अंदर आती है। प्रिशा धीरे धीरे अपना आंख खोलती है तो देखती है कि वो कहीं और है। तब उसे कल क्या क्या हुआ सब याद आता है। वो जल्दी से उठकर टाइम देखती है। आज न जाने क्यों उसे उठने में बहुत लेट हो चुकी थी। प्रिशा ने देखा कि ईवा अभी भी नहीं उठी है। वो फ्रेश होने चली जाती है। वही मित्तल विला में ये खबर जा चुकी थी कि एकांश के घर में कोई छोटी बच्ची आई है। माहिर जिसके पेट में बात नहीं पचता वो आयुष को अब तक बता चुका था और आयुष को पता चलना मतलब सबको पता चलना। सूची, आयुष और वंश वही बैठे हुए थे। सूची मुस्कुराकर एक्साइटेड होकर कहती है, आयुष क्या खबर है? तुमने मुझे इतने जल्दी में क्यों बुलाया? आयुष एक्साइटेड होकर सूची के गले लग जाता है। वंश उसको घूर कर देखता है तो वो जल्दी से पीछे हटता है। आयुष हंसते हुए कहता है, भाई भाभी मैंने बहुत अच्छी खबर लाई है। क्या आपको पता है क्या हुआ है? वंश उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुमने बता दिया है न इसीलिए हमें पता है? आयुष कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन वंश भाई मैं तो अभी तक बताया ही नहीं। सूची मुस्कुराकर कहती है, हाँ वंश भी वही कह रहे हैं कि तुमने हमें बताया ही नहीं तो कैसे मालूम होगा। वंश इरिटेट होकर कहता है, आयुष क्या खबर है बता दो वरना शायद तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना देर तक तुम अपने अंदर बात नहीं रख सकते। आयुष हंसते हुए कहता है, भाई मैं तो बता दूंगा लेकिन उसके लिए मुझे भी कुछ चाहिए। वंश उसे घूरते हुए कहता है, ठीक है तुम मत बताओ। ये कहकर वो जाने लगता है तभी वंश के एक हाथ को सूची पकड़ते हुए आयुष से कहती है, ठीक है लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? आयुष हिचकिचाते हुए होकर कहता है, वो क्या है ना, वो मुझे जया के साथ डेट पर जाना है। लेकिन वो मुझसे नाराज है और मुझे डर है कि कहीं वो जोश जोश में किसी और को बॉयफ्रेंड न बना ले। प्लीज मेरी मदद करो आप लोग। ये सुनकर सूची जोर जोर से हंसने लगती है। वो हंसते हुए कहती है, वो तब तो इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। वंश मुस्कुराकर कहता है, तुम मेरी एक साली साहिबा को नहीं संभाल पा रहे तो क्या ही संभालोगे? आयुष इरिटेट होकर कहता है, आप लोग मजाक उड़ाना बंद करो आप। और हाँ जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनो। एकांश भाई के घर में एक छोटी सी लड़की आई है और उतने सालों बाद वो किसी लड़की को अपने घर आने दिए और थोड़ा शांत होकर कहता है, और तो और मिस एरिका भी उनके घर पर ही है। ये सुनकर सूची और वंश देखकर शॉक थी। उन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि एकांश के घर में इतने सालों बाद वो भी एरिका जो प्रिशा से मिलती जुलती है वो आई हुई है। वो तो कुछ कुछ फैमिली मेंबर को छोड़कर किसी को वहां नहीं आने देता। सूची की आंखें ये सब सुनकर ही चमक जाती है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 124, ईवा की बहन। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। सूची एक्साइटेड होकर कहती है, अंडरस्को आयुष तुम इस दुनिया के बेस्ट देवर हो बेस्ट, और हाँ अब टेंशन मत लो, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। आयुष ये सुनकर मुस्कुरा देता है और वही वंश ये सुनकर बहुत शांत हो गया था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। तभी सूची कहती है अंडरस्को वंश, क्या आप एकांश भाई के घर जा रहे हो? मैं भी चलूंगी। मुझे भी प्रिशा, मेरा मतलब है कि एरिका से मिलना है। वंश बिना कोई एक्सप्रेशन के कहता है अंडरस्को मैं कहीं नहीं जा रहा और वहां अभी कोई नहीं जाएगा। ये मेरा ऑर्डर है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। सूची और आयुष बस उसे पीछे से जाते हुए देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वंश को हुआ क्या है। वही एकांश के बंगलो में ईवा को धीरे धीरे होश आ रहा था। ईवा इधर उधर देखती है। वहां कोई नहीं था। वो याद करने की कोशिश करती है कि वो यहाँ कैसे आई। उसे धीरे धीरे सब याद आता है। तभी उस कमरे में प्रिशा अपने वॉशरूम से निकलती है। वो देखती है कि उसकी ईवा बेबी को होश आ गया था, जो अभी उठने की कोशिश कर रही थी। वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसको पकड़कर कहती है अंडरस्को ईवा बेबी, आपको उठने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से लेटो अभी। ईवा जैसे ही अपनी नजर उठाकर प्रिशा को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो डरते हुए कहती है अंडरस्को मम्मा आप यहाँ। प्रिशा उसके बगल में बैठकर कहती है अंडरस्को क्यों, आप अपनी मम्मा को यहाँ देखकर खुश नहीं हो? ईवा बचने के लिए सोच ही रही थी कि क्या बोला जाए, तभी उसके पीछे उसे एकांश खड़ा दिख जाता है। वो बात को टालते हुए मुस्कुराकर कहती है अंडरस्को मिस्टर हैंडसम, आप कहाँ रह गए थे? मेरी मम्मा को आपने बताया नहीं कि आप मुझे यहाँ किस लिए लेकर आए थे? एकांश उसे कंफ्यूज होकर देखता है और कहता है अंडरस्को मैं लाया था। तभी प्रिशा एकांश के तरफ घूरकर देखने लगती है। ईवा एकांश को आई विंक करती है और हाथ जोड़ती है कि उसे उसकी मम्मा से बचा ले। ये देखकर एकांश प्रिशा को कहता है अंडरस्को मिस एरिका, मैंने ही लाया है ईवा को। ये तो मैंने तुम्हें बताया ही था, लगता है तुमने ध्यान से सुना नहीं। ये कहते हुए वो ईवा के बगल में दूसरे साइड बैठ जाता है। वो ईवा को ध्यान से देख रहा था कि वो ठीक है या नहीं। प्रिशा को सब समझ आ रहा था कि दोनों की मिली भगत है। एकांश ईवा के सर पर हाथ रखकर कहता है अंडरस्को बेबी, आप ठीक तो हो ना? आपको पता है आपने कितना डरा दिया था सबको। ईवा मुस्कुराकर एकांश के एक गाल पर किस करती है और कहती है अंडरस्को मिस्टर हैंडसम, क्या आप भी? मुझे इतनी जल्दी कुछ हो सकता है क्या? वैसे भी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। बहुत 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 ज्यादा। वो अपना छोटा छोटा हाथ फैलाकर कहती है। ये देखकर प्रिशा और एकांश दोनों मुस्कुराने लगते हैं। ईवा हंसते हुए कहती है अंडरस्को वैसे मम्मा, ये हैंडसम अंकल का घर कितना खूबसूरत है ना? बिल्कुल आपकी तरह। फिर ईवा एकांश को देखकर कहती है अंडरस्को मिस्टर हैंडसम, आपको पता चला मैं इतनी क्यूट क्यों हूँ? मेरी मम्मा को देखो आप, कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल परी जैसी। क्यों है न मिस्टर हैंडसम? एकांश प्रिशा को देखने लगता है, जिससे प्रिशा वो असहज महसूस करने लगती है। वो प्रिशा को देखते हुए कहता है अंडरस्को हम बेबी। ईवा खुश होकर कहती है, खास मिस्टर हैंडसम, पेप्स के जगह आप 5 साल पहले मेरी मम्मा से मिले होते तो आज आप दोनों एक कपल होते और मैं आपकी बेटी होती। हाँ 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 हाँ। प्रिशा उसे घूरकर देखने लगती है। वो अपनी बेटी की नादानी पर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। एकांश मुस्कुराकर कहता है अंडरस्को अच्छा, आपको आपके पेप्स पसंद नहीं है क्या? प्रिशा उसका बात काटते हुए कहती है अंडरस्को मिस्टर एकांश, विवान उसके डैड ही नहीं बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड्स भी है। ईवा भी मुस्कुराकर कहती है अंडरस्को हाँ मिस्टर हैंडसम, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड भी है। आपको पता है वो बहुत ज्यादा कूल है। लेकिन मैं आपसे भी उतना ही प्यार करती जितना अपने पेप्स से। एकांश को विवान का नाम सुनकर ही अच्छा नहीं लगता। वो वहां से उठकर नीचे जाते हुए कहता है अंडरस्को मिस एरिका, ईवा बेबी को अच्छे से रेडी करके नीचे लेकर आओ, फिर बात करते हैं। प्रिशा को सब समझ आ रहा था कि एकांश को विवान का नाम तक पसंद नहीं है। उसे उसका नाम ही सुनकर जलन होती है। ये सोचकर प्रिशा मुस्करा देती है। प्रिशा ईवा को अच्छे से रेडी करती है और नीचे लेकर आती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं दिखता जिस पर उसे कोई शक हो। इसीलिए वो वहां से अब जल्द से जल्द निकलना चाहती थी। वो थोड़ा साइड जाकर किसी को कॉल लगाती है और कहती है अंडरस्को, क्या तुम अभी तक वो खोज नहीं पाए? केवल इसके वजह से कितने लोगों की जान खतरे में है, समझ रहे हो? और हाँ, मैं जानती हूँ कि एकांश अब पूरा जी जान लगाकर मेरा सच पता कराएंगे। सब मिटा दो, कुछ हाथ नहीं लगनी चाहिए। सच्चाई किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, वरना कितनों की जान जा सकती है। ये कहकर वो कॉल काट देती है और ईवा के पास चली जाती है, जो सोफे पर बैठकर कुछ खुराफाती सोचने में बिजी थी। वही एकांश खुद से कहता है अंडरस्को मिस एरिका, तुम कब तक किसी को बेवकूफ बनाओगी? वैसे क्या काइंसिडेंस है कि तुम विवान से 5 साल पहले ही मिली थी, जब मेरी प्रिशा मेरे से दूर हुई थी। मेरे आदमी ने मुझे बताया कि तुम्हारा कोई आइडेंटिटी छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है।
लेकिन शायद तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती हो। अभी ईवा बेबी केवल 4 साल की है। अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ कि सच्चाई तुम खुद बताओगी। अब बहुत हुआ तुम्हारा। अब क्या होगा आगे? क्या करने वाला है एकांश? क्या हुआ था 5 साल पहले जो प्रिशा सबसे छिपा रही है? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 125। एकांश से ईशू ने मांगी माफी। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। ईवा को एकांश अच्छे से अपने गोद में उठाता है और जाकर सोफे पर बैठा देता है। ईवा भी बहुत खुश लग रही थी। ईशू अपने कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि ईवा वहां आराम से बैठी हुई थी। उसे सुबह ही मालूम हो गया था कि उसे होश आ चुका है। ईशू जाकर ईवा के बगल में बैठकर कहता है, अंदस्को बच्चा, क्या अब तुम ठीक हो? ईवा प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, अंदस्को हीरो, क्या मुझे कुछ हो सकता है? मैं हूं ही इतनी स्ट्रांग। ये देखो। इतना कहकर वो अपना बॉडी दिखाने लगती है। ये देखकर ईशू मुस्कुरा देता है। ईशू हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, अंदस्को प्रिंसेस, क्या तुमने खाना खाया? ये कहकर ईशू प्रिशा के तरफ देखने लगता है। प्रिशा को वहां से जल्द यहां से निकलना था, इसीलिए वो ये सब इग्नोर करके कहती है, अंदस्को ईवा बेबी, अब हम घर चले। आपके पेप्स आपका इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर एकांश और ईशू दोनों उसे घूरकर देखने लगते हैं। उनका मन नहीं था कि ईवा यहां से इतना जल्दी जाए। ईवा एकांश का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहती है, अंदस्को मम्मा, मुझे अभी अब्रॉड नहीं जाना। मुझे यही रहना है, सबके पास। प्रिशा ईवा के पास आकर प्यार से बैठते हुए कहती है, अंदस्को बेबी, आपको तो जाना होगा ना। लेकिन आपको मैं अब्रॉड नहीं ले जा रही। आप यही रहोगे जब तक पूरी तरह से ठीक न हो जाओ। अब चले, आप कभी और मिलने आ जाना इनसे। ईवा अपने आंखों में आंसू भरे कभी एकांश को तो कभी ईशू को देखती है। ईशू प्रिशा को इतने प्यार से बातें करते देख उसे पहले का सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उससे भी ऐसे कैसे प्रिशा प्यार किया करती थी। इसीलिए उसे अब गुस्सा भी आने लगा था। ईशू गुस्से में प्रिशा से कहता है, अंदस्को मिस एरिका, ईवा को भूख लगी है। क्या आप उसे अच्छे से खाने दे सकती है? ईशू कैसे भी करके उसे रोकना चाहता था क्योंकि थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहता है। आखिरकार कितने सालों के बाद उस घर में एक फैमिली वाली माहौल था। एकांश अपने रूट टोन में कहता है, अंदस्को ईशू, मिस एरिका सही बोल रही है। अभी इन्हें जाना चाहिए, आखिरकार कल से मिस्टर विवान उनका वही बैठे वेट कर रहे हैं। ईशू गुस्से में एकांश को देखता है और कहता है, अंदस्को डैडी, आप मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। आपके वजह से ही ये सब हो रहा है। प्रिशा और एकांश दोनों ये सब सुनकर शॉक थे। प्रिशा को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका प्यारा मासूम बच्चा अब ऐसा बेरुखा सा हो गया है। प्रिशा से रहा नहीं जाता, वो सीरियस होकर कहती है, अंदस्को ईशू, तुम ऐसे कैसे अपने डैड से बात कर रहे हो? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? एकांश और ईशू दोनों दर्द और गुस्से भरी आंखों से प्रिशा को देखती है। प्रिशा को समझ आता है कि उसने क्या बोला है। वो अपने बात को सुधारते हुए कहती है, अंदस्को मेरा मतलब वो नहीं था। एकांश रूट टोन में जवाब देता है, अंदस्को मिस एरिका, तुम हमारे बीच इंटरफेयर नहीं करोगी, वही तुम्हारे और उस विवान के लिए अच्छा होगा। और हाँ, जो मेरे बेटे ने कहा है वो मुझे कहा है, न कि तुम्हें। तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? प्रिशा ईवा को अपने गोद में उठाकर जाते हुए कहती है, अंदस्को मिस्टर एकांश, मुझे कोई शौक नहीं है आपके और आपके परिवार के बीच आने का। लेकिन शायद आपको कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। ईवा जो इतने देर से अपने ही में मगन थी, वो सबके तरफ देखते हुए कहती है, अंदस्को आप लोग क्या कर रहे हो? पता है आपको, मैंने एक मूवी में देखा था कि लड़ने से प्यार बढ़ता है। लड़ो लड़ो आप लोग। ये कहकर वो हंसने लगती है। फिर सबको ध्यान आता है कि सब ईवा के सामने की बहस कर रहे थे। ईवा प्यार से सबको बाय कहती है और प्रिशा के साथ बाहर आ जाती है। उसे भी जाने का मन नहीं था, लेकिन केवल खुश रहने का दिखावा कर रही थी, ताकि उसे देखकर उसकी मां दुखी ना हो। वही प्रिशा के जाने के बाद ईशू गुस्से में अपने कमरे की ओर जा रहा होता है कि तभी एकांश शांत होकर प्यार से कहता है, अंदस्को ईशू। इतना सुनकर ईशू रुक जाता है। ईशू आज वो खुद से नाराज था। वो भले ही अपने डैड से बात न करे, लेकिन उनसे बदतमीजी भी कभी नहीं करता था। आज न जाने उसे क्या हो गया था। एकांश अपना बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, अंदस्को क्या तुम ठीक हो? ईशू अपना सर नीचे झुकाकर केवल हम में जवाब देता है। वो अपना आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसे इतना ही सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दिल को ठंडक मिल गई हो। एकांश ईशू के पास आकर बिना कोई एक्सप्रेशन के कहता है, अंदस्को तुम मुझसे नाराज इसीलिए रहते हो क्योंकि तुम्हें हमेशा से ऐसा लगता है कि मैं प्रिशा को बचा नहीं पाया। ईशू ये देखकर आंसू भरे आंखों से एकांश को देखता है और कहता है, अंदस्को डैड, आपको भी पता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। तो जब आप मेरी मां को नहीं बचा पाए तब आप क्या ही कर सकते हो? फिर कुछ देर शांत रहने के बाद कहता है, अंदस्को लेकिन अब डैड, अब मैं आपसे नाराज नहीं हूं डैड।
आपने तो कुछ किया ही नहीं। मैं ही गलत था जो आपको गुनहगार मान रहा था। मुझे तो अब अपनी माँ और सरकास्टिक मुस्कुराते हुए कहता है अंडरस्कोर सॉरी सॉरी माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और प्यार से बड़ा करे, लेकिन मेरी माँ, वो तो कब का मुझे छोड़कर भाग चुकी है। मुझे दूर पालना तो दूर की बात है, मेरी खबर लेने तक नहीं आई। इसलिए वो तो मेरे लिए कब का मर चुकी है। एकांश को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके बेटे के दिल में इतना दर्द छिपा है जिसे आज न चाहते हुए भी उसके सामने कह रहा था। फिर एकांश को ध्यान आता है कि उसने अभी अभी क्या कहा था। वो हैरान होकर कहता है, क्या तुम्हें भी वही लगता है जो मुझे लगता है? इशू धीरे से बोलता है अंडरस्को इसमें लगना क्या है डैड? वो है ही, उन्हें पहचानने में मैं कभी गलत नहीं हो सकता। एकांश इतना सुनकर उसे गले से लगा लेता है और कहता है अंडरस्को इशू बेटा। इशू अब जोर जोर से रोने लगता है और कहता है अंडरस्को सॉरी डैडी। सॉरी कि मैंने आपसे बदतमीजी की। सॉरी कि मैंने आपको गुनहगार माना। एकांश मुस्कुराकर उसे शांत करता है और अपने कमरे में उसे लेकर जाता है। अब क्या होगा आगे? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए एक बेहतर कहानी अपलोड की जा सके। दोस्तों अब अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद। दोस्तों टेलीग्राम पर मेरा चैनल है एएस नोवेल स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी।